कहानी की शुरुआत में ही हमें इसके मेन प्रोटैगनिस्ट से मिलाया जाता है, जो कि क्लास 7th में पढ़ता है। और जो ही उसकी आंख खुली तो वो पाता है कि वो टाइम में पीछे आ गया है। ये नहीं बताया गया कि वो टाइम में पीछे कैसे आया, मगर उसको इस बात से दिक्कत थी कि अगर उसको रीइंकार्नेट होकर टाइम में पीछे ही आना था तो वो तब उस टाइम में क्यों नहीं आया जब उसका एडमिशन कॉलेज में हो चुका था। चलो अब इस दुनिया के बारे में जानते हैं कि इसमें डंजन्स के अंदर जो मॉन्स्टर्स रहते हैं तो वो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और उनके अगेंस्ट लड़ने में इंसानों ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा था। आम वेपन्स तो उन पर इस्तेमाल करना फजूल ही था, और बाकी मांगस की तरह कोई टावर कोई सिस्टम विस्टम इनको नहीं दिया गया है। तो इस सिनेरियो में इंसान क्या करते हैं कि डंजन के अंदर जो मॉन्स्टर्स रहते हैं उनमें से किसी एक को मारकर इन्होंने उनका ब्लड सैंपल लिया और उसी से ही खुद के लिए अपना एक सिस्टम बनाया। एक इंजेक्शन के थ्रू उनका डीएनए इंसानों में ट्रांसफर किया जाता है और एक रैंडमाइज सिलेक्शन के बाद सिस्टम अवेकनिंग होती है और होस्ट अपने टाइप को चुनता है कि कौन से मॉन्स्टर की पावर कौन से इंसान के साथ ज्यादा कंपैटिबल है। साइंटिस्ट के इस खोज के बाद जितने भी लोग थे, जितने भी पावर्स थी, वो एकदम से ऑपोजिट हो गई। लोगों ने आर्मी ज्वाइन करने के बजाय इस पावर को ऑब्टेन करना चाहा, और जितने भी बिजनेसमैन थे उन्होंने कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बजाय इन सप्लीमेंट्स को बनाने में इन्वेस्ट करा। पूरी की पूरी दुनिया इन सप्लीमेंट्स के अराउंड ही इर्द गिर्द घूम रही थी और पूरी जीपीटी इन सप्लीमेंट्स पर ही निर्भर पूरी तरह से हो गई, क्योंकि अब सिर्फ सिस्टम के लोग ही इस दुनिया पर राज करते हैं। तो बच्चा बच्चा अब एक कल्टीवेटर बनना चाहता है और सिस्टम को ऑब्टेन करना चाहता है, मगर जितना ये सुनने में आसान होता है उतना ये मुश्किल, क्योंकि इंजेक्शन के बाद ये पूरी आपकी किस्मत और बॉडी पर डिपेंड करता है कि तुम अवेकनर बन सकते हो या नहीं, जो कि हर कोई नहीं हो सकता। और एक सिस्टम की दुनिया में एक आम वर्कर बनना ये तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज के लिए गवर्नमेंट्स ने स्कूल बनाए और बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर दिया, और उन्हीं स्कूलों में से एक स्कूल में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम काइजर है तो वही पढ़ता है। हमारा काइजर बाकी मांगस के हीरो से अलग नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी लोग उसे तंग करते हैं, क्योंकि काइजर में अवेकनर बनने के गुण बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। और तो आज दोबारा वो एक रीइंकार्नेट होकर आया है, वो भी उसी दिन पर जब वो एक अवेकनर बना था। मगर इस बारी क्या होगा तो वो तो इसे खुद भी नहीं पता। वक्त गुजरता गया और टीचर आते हुए बोले, क्या तुम सब लोग तैयार हो, क्योंकि अरीना में जाने के बाद तुमको इंजेक्शंस लगाए जाएंगे। जिन्होंने अवेकनर बनने के लिए पूरी मेहनत की उनके साथ मेरी शुभकामनाएं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया तो उनके साथ भी मेरी शुभकामनाएं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम लोग फेल ही हो जाओ। इनडायरेक्टली ये हमारे काइजर को ही टारगेट कर रहे थे, वो भी उसको ये समझाने के लिए कि वो पहले क्विट ही क्यों नहीं कर लेता। मगर काइजर ने तो पहले ही ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन किसी से पीछे नहीं आना, और इन कमीने लोगों को वो उनकी औकात दिखा देगा कि वो किसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। देखते ही देखते इंजेक्शन हॉल पर हमारा सीन गया, जहाँ लगभग सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर क्यूरियस थे कि उनको आखिर किस मॉन्स्टर्स की पावर मिलेंगी। अभी कुछ सेकंड्स के बाद वहाँ पर टीचर भी आ जाते हैं, जिनके पास अपने बैग में मॉन्स्टर सिरम्स मौजूद थे। वो काइंडली सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि सिरम्स के इंजेक्ट होने के बाद वो पावर को एक्सेप्ट कर ले, और ज्यादा वो स्टूडेंट्स को घबराने से मना करते हैं। और ज्यादा भगदड़ ना मचे तो टीचर कहने लगे कि जिसका नाम वो लेंगे तो सिर्फ वही लोग आएंगे और उनको ही इंजेक्शन लगाया जाएगा। देखते ही देखते जितने भी स्टूडेंट्स थे तो उनको इंजेक्शन लगा दिया गया, और अब आखिर में रहता है हमारा काइजर, जिसको इंजेक्शन जब लगाया गया तो उसकी आंखें चमकने लगी, मगर बाद में उसको कुछ भी फील नहीं हुआ, जो कि टीचर देखकर दंग रह गए कि आखिर ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। तो काइजर कहने लगा कि कहीं टीचर ने उसे फेक इंजेक्शन तो नहीं लगाया। तो पीछे से वही लड़की आती है जो कि क्लास में उसे तंग कर रही थी कि काइजर इतना वीक है कि सिरम के मॉन्स्टर्स भी उन्हें अपनी पावर नहीं देना चाहते, तो इससे अच्छा वो एक आम वर्कर बन के पूरे जिंदगी अपना काम करके मर क्यों नहीं जाता। यही उसको ज्यादा शोभा देता है, और एक सिरम उसकी वजह से वेस्ट हो चुका है। मगर काइजर अपने मन ही मन कहता है, इसका तो मुंह तोड़ने का मेरा मन करता है, मगर अगर ऐसा मैं करता हूँ तो विक्टिम कार्ड खेलकर मुझे ही जेल में डाल देगी। कि तभी अपने बॉडी के अंदर वो इमेंस पावर को फील करने लगा, और वो उस लड़की को वार्निंग देता है कि वो दूर चली जाए, वो फटने वाला है। मगर उस बेवकूफ लड़की को ये लग रहा था कि ये जस्ट प्रिटेंड कर रहा है, क्योंकि ये किसी तरह से भी एक अवेकनर बनना चाहता है। तो जब उस लड़की ने ठान लिया कि वो जाएगी नहीं तो नुकसान उसे खुद ही उठाना पड़ा, क्योंकि उसके अगले सेकंड ही काइजर की बॉडी से एक इमेंस ऑरा निकलने लगा, जो कि मॉन्स्टर्स के किंग यानी कि गॉडजिला की पावर थी, और वो गॉडजिला की पावर के साथ अवेकनर बन चुका है। मगर लॉटरी में उसे दो चीजें मिली हैं, एक गॉडजिला की पावर और दूसरा उसे एक ऐसा सिस्टम
सिस्टम मिला है जिसमें वो अनलिमिटेड मॉन्स्टर्स की पावर को सेव कर सकता है। हालांकि सिर्फ एक इंसान एक मॉन्स्टर की पावर को सेव करता है, ये लातादाद चाहे जितने भी मॉन्स्टर हो उनकी पावर ये खुद के अंदर स्टोर कर सकता है। उस हाल में बाकी जितने भी लोग थे जिनको अच्छे अच्छे और पावरफुल मॉन्स्टर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए कि ये आखिर किस तरह की ऑरा है। और अवेकनिंग के पहले स्थान पर ही वो 3% गॉडजिला की पावर को यूज कर सकता है, और जो वो सिस्टम उसे मिला है तो वो ए रैंक का है। बात समझने में काइजर को देर नहीं लगी कि उसको तो एक गोल्डन एग मिल चुका है, आसान अल्फाजों में एक खजाना। और बाकी स्टूडेंट्स जितने भी हाल में थे तो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये ऑरा उनको काइजर से ही फील हो रहा है, जो कि कुछ देर पहले कुछ भी नहीं था। और अब उसकी ऑरा को फील करने के बाद सारे झुक गए, जैसे कि सामने से वाकई में एक गॉडजिला आ रहा हो। काइजर इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता कि सारे लोग उसके सामने झुक रहे हैं, लेकिन अपने मन ही मन वो कह रहा था, देखा भाई का रोला सारे लोगों को झुकने पर मजबूर कर दिया। मगर खैर ये तो बस शुरुआत है। इंजेक्शन लेने के बाद दूसरा प्रोसेस शुरू होता है, जो कि होता है डिटेक्शन प्रोसेस। डिटेक्शन की मशीन जिसमें उन मॉन्स्टर का पता चलता है कि कौन सी पावर इस टाइप के मॉन्स्टर से तुम्हें दी गई है, और जितना स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर होगा तो उतना ही रैंक उस बंदे का ज्यादा होगा। जैसे कि एक बंदे को बग टाइप मॉन्स्टर की पावर मिल चुकी थी, और अगली और क्लास का टॉपर जिसका नाम लियो था तो उसको ड्रैगन की पावर। सब लोगों को लग रहा था कि लियो ही इस साल का वो गोल्डन अवेकनर होगा, मगर ये बात सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही टिक रही थी, क्योंकि जब उन्होंने अगले प्लेयर को देखा तो वो रेबेका थी, और रेबेका को जिस मॉन्स्टर ने चुना था तो वो उस ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल था। और ऊपर से जिस फैमिली से वो रिलेटेड है, तो सब लोग ये कह रहे थे कि अपने मॉन्स्टर्स के पावर के बिना भी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और इस सारे नजारे को काइजर पीछे से देख रहा था। सारी चीजें कॉमन थी, लेकिन एक बात अलग थी कि पता नहीं कि कुछ लोगों के पास स्टेज 3 और स्टेज 4 के प्लेयर की नोटिफिकेशन उसे दिखाई दे रही है, लेकिन अगर वो अपनी बात करे तो उसे एक हाईली क्लासिफाइड ए क्लास का अवेकनर करार दिया है, वो भी अपने सिस्टम ने ही, जो कि बाकी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। यही उसे कंफ्यूज कर रही थी कि उसकी बारी आ जाती है। और मानो या ना मानो, लेकिन पावर इस दुनिया में वाकई मायने रखती है, और ये बात उस दिन काइजर को पता चल चुकी थी, जब उसने देखा कि कुछ देर पहले ये उसे कुत्ते की नजरों से भी नहीं देख रहे थे, और अब इनकी आंखों की रोशनी को देखकर साफ साफ ये पता चल रहा है कि फ्यूचर में ये काइजर के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं। कुछ लड़कियों ने ये भी सोच लिया था कि वो तो इसे प्रपोज ही कर देंगी, मगर जब वो डिटेक्शन मशीन में गया और सब लोगों की उम्मीदें और कुछ लोगों की नजरें उस पर ही थी, तो उन सब पर पानी फिर गया, क्योंकि सिस्टम ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाया कि इसको किस टाइप मॉन्स्टर ने चुना है। और ठप एकदम से दोबारा से वही माहौल हुआ। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक ने तो ये भी बोला कि शायद वो जो बर्स्ट ऑफ एनर्जी थी वो भी इंजेक्शन हाल में, तो वो उसकी पावर उसके पाद में निकल गई। मगर अपना काइजर जो ही डिटेक्शन मशीन से बाहर निकला, तो उसे अब जाकर अपने टेम्पलेट की समझ में आ गई कि इसका नाम इन्फिनिट मॉन्स्टर टेम्पलेट क्यों रखा है, क्योंकि वो हर एक मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो मशीन उसे डिटेक्ट क्यों ही करेगी। इसका मतलब उसका रैंक एक जगह पर वो टिक नहीं सकता, वो ग्रो करता ही जाएगा जितनी देर और जितना टाइम वो मॉन्स्टर्स की पावर को एब्जॉर्ब करता रहेगा। ये जानने के बाद वो बिल्कुल एक गॉडजिला की स्माइल को लेकर हंसता है, और मानो वो हीरो से ज्यादा एक विलन लग रहा था जब वो स्माइल करता है, क्योंकि होगी भी उसे खुशी, क्योंकि वो किंग ऑफ मॉन्स्टर्स जो है और गॉडजिला ने उसको चुना है, वो भी अपने एक कैंडिडेट की तौर पर, तो खुशी तो उसे होनी ही थी। उसी दिन के शाम पर काइजर टीचर के पास जाता है, और वो टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे घर में पढ़ना है, क्योंकि वो अपने एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहता है, और यहाँ पर स्कूल में उससे पढ़ाई नहीं होगी। एक किस्म से वो एक प्राइवेट स्टूडेंट बनना चाहता है, जो कि बस एग्जाम देने के लिए ही आएगा, बाकी उसके स्कूल में कोई भी काम नहीं रहेगा। मगर जैसे कि काइजर के रिकॉर्ड्स हैं, तो टीचर को लगता नहीं कि वो घर में भी पढ़ पाएगा। मगर जब काइजर ने अपनी आंखों की चमक दिखाई, यानी कि सिंसियरिटी, वो भी अपने टीचर को ही पागल बनाने के लिए कि वो घर जाकर ही पढ़ेगा, तो टीचर मान जाता है, जस्ट बिकॉज काइजर मैनिपुलेट करने में इतना अच्छा है कि उसकी आंखें चमकने लगी, बिल्कुल एक दूध पीते बच्चे की तरह, जिसको झूठ बोलना तो कतई भी नहीं आता, और जो चीज काइजर करने के लिए आया था तो वो उसमें सक्षम हो जाता है। मतलब कि टीचर को उसने अपने झांसे में फंसा लिया है। टीचर इजाजत दे भी देते हैं, और वो कहते हैं कि चलो अगर तुम फेल भी हो जाते हो तो नेक्स्ट ईयर जो कि तुम रिपीट करोगे तो वो तो तुम्हें मेरे पास ही आना है, क्योंकि काइजर को खुद भी ये पता
है कि अगर उसे वॉरियर बनना है तो पहला स्टेप उसे कॉलेज में एंटर करना होगा। तो अगर वो वाकई में इस चीज के लिए तैयारी नहीं करेगा तो वो खुद को ही धोखा दे रहा है। एंड देन अगले सीन में हम देखते हैं काइजर को, जो कि खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए निकल पड़ा। उसके पास टोटल 2 ऑप्शंस हैं जिसमें वो खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और अपनी कंपैटिबिलिटी जो है वो भी टेम्पलेट के साथ वो बढ़ा सकता है। जिसमें से पहला वो मेहनत, वो भी खूब मेहनत करके बिल्कुल गधों की तरह वो अपने टेम्पलेट के साथ कंपैटिबिलिटी बढ़ा सकता है। और दूसरा जो कि और किसी के पास नहीं बल्कि सिर्फ उसके पास ही है कि वो एनहांसमेंट सीरम को, जो कि उसको टीचर की तरफ से पहले इंजेक्ट की गई थी, वो बाय करके उसे एब्जॉर्ब कर ले। एक में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और दूसरे में बहुत ज्यादा पैसा लगाना है। अगर वो दोनों में से एक को चूज करेगा तो वो पैसे लगानों का ही है। फर्क नहीं पड़ता कि जितना भी लगता है, बस उसे मेहनत नहीं करनी और जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना है। जो कि वो मार्केट में एंटर करता है तो उसके अलावा वो बहुत सारे इंसानों की मॉन्स्ट्रस ऑरा को फील करने लगता है, जो कि वो गॉडजिला से मिली हुई पावर जिसका नाम मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मदद से। और ये तो नॉर्मल है कि सिरम लेने के बाद जो बीस्टली पावर होती है उसको सरप्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जब तक कोई इंसान ट्रेनिंग नहीं करता तो ऑरा को सरप्रेस कर पाना मुश्किल ही रहता है। सेम हमारे काइजर पर भी लागू होता है, जो कि बीस्टली ऑरा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मगर उसकी वजह ये भी थी कि खुद को मॉन्स्टर किंग बुलाकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि तभी कंधे पर उसके पीछे से कोई हाथ रखता है। वो एक हॉट लड़की थी जिसका नाम लिली था और कंधे पर हाथ रखने की वजह ये थी कि वो अपनी बीस्टली पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और थोड़े वक्त तक लिली को सब कुछ बातें बताने के बाद उसे पता चल जाता है कि ऑरा को वो इसलिए कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो अभी अभी एक अवेकनर बना है। मगर जब लिली ने यहाँ पर आने की वजह पूछी तो काइजर वो सब कुछ बता देता है जो कि वो यहाँ पर करने के लिए आया था। मगर की जगह इतनी बड़ी है कि वो डायरेक्शन पूछता है और साथ में उस सिरम के कॉस्ट को भी पूछता है कि वो कितनी महंगी हो सकती है। तो मालूम होता है कि जो काइजर का अभी का लेवल है तो उसके लिए जिस सिरम का लिली उसको बताती है वो तकरीबन 4 लाख येन पर ही उसे मिल सकता है। इससे काइजर दंग रह गया क्योंकि जितना उसके पास पैसा है तो वो सिर्फ एक को ही खरीद सकता है क्योंकि उसके पास टोटल 6 लाख येन है। मगर जब आसपास सस्ती सिरम के बारे में जब उसने पूछा वो अवेलेबल नहीं थे क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है, सिरम्स कॉस्टली ही होते हैं। और अब जबकि काइजर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कर सकता है तो लिली उसको अपना कार्ड दे देती है जिससे उसको डेफिनेटली बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा। और कार्ड से हमें ये भी पता चलता है कि लिली एक 4th रैंक की मार्शल आर्टिस्ट है। पता नहीं उसने मदद क्यों करी, लेकिन काइजर कहता है कि वो इस एहसान का बदला जरूर चुकाएगा। और लिली को बाय बाय बोलकर और लिली ये समझकर कि अगर किस्मत हुई तो वो उस कार्ड को जरूर लौटाएगा, तो दोनों अपना अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। और बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद वो रात को अपने घर तक पहुंच आता है और हम देख पाते हैं कि काइजर इवॉल्व करने के प्रोसेस के बीच में ही था और अब उसकी कंपैटिबिलिटी जो थी वो 3 से 4 हो जाती है। हर एक सिरम एक एक बार लेने के बाद उसका इवॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, मगर जितना जल्दी उसने इवॉल्व करा तो आम अवेकनर को 3 साल टोटल लग जाते हैं। अगर वो काइजर की तरह इवॉल्व होता है तो खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो भी इस बात को लेकर कि हो सकता है कि वो इस एंट्रेंस एग्जाम में टॉप भी कर सकता है अगर वो इसी तरह ही लगा रहा। वो चीटिंग नहीं कर रहा, वो मेहनत के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। और अब और पैसा कलेक्ट करने के लिए वो डंजन्स में जाएगा और वहाँ पर मॉन्स्टर्स के कोर को स्टोर करने के बाद वो दुकान में उसे बेचेगा ताकि वो और सिरम्स ले पाए। डंजन्स की डिस्ट्रीब्यूशन ई रैंक से लेकर एस रैंक्स तक होती है, जिस तरह के बाकी मांगास में हम देखते आ रहे हैं। जितना डंजन्स का रैंक होगा तो उसके अंदर उतने ही खतरनाक मॉन्स्टर्स होंगे और सिर्फ हाई क्लासिफाइड रैंकर्स ही बड़े बड़े डंजन्स में जा सकते हैं। और अभी के लिए फिलहाल तो काइजर खुद भी एक स्टूडेंट है, वो फुली ग्रोन रैंकर नहीं बना, इस वजह से वो सबसे लोवेस्ट में ही जा सकता है। बाद में जब वो उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां उसका लोवेस्ट डंजन लोकेटेड था और फोन के थ्रू उसने बुकिंग करी हुई थी, तो पहुंचते ही उसे मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट रैंक का डंजन जो है। बुकिंग करने के बाद जब वो डंजन में इंटर करता है तो राइज ऑफ द न्यू बीस्ट किंग का नाम लेकर वो अंदर चेकआउट करने लगता है। और जितना उसने अपने किताबों में सुना था और टीचर से भी सुना था तो ये डंजन्स अंदर से उतने ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। इसी बीच पीछे हम एक रैबिट को देखते हैं जो कि नॉर्मल नहीं था क्योंकि वो फर्स्ट रैंक बीस्ट ब्लेड फैंग रैबिट था। वो पीछे से एक स्नीक अटैक करता है जिसको हमारा काइजर मैग्नेटिक फील्ड की मदद से सेंस करके उसे उसके कानों से पकड़ लेता है और एक ही हाथ के जोर से उसे क्रश कर देता है। जो कोर उससे गिरा था तो वो बहुत ज्यादा लो रैंक का है, लेकिन फिर भी इतना पैसा इसको कन्वर्ट करने से मिलेगा तो एक नॉर्मल वर्कर पूरे महीने तक काम करने के बाद उसे इतना पैसा मिलता है। मगर यहाँ पर वो गुजारा करने के लिए तो नहीं आया, उसे और हाई लेवल के मॉन्स्टर्स तो ढूंढ
ढूंढना ही है। और जो ही उसने नाम लिया तो साइड से एक कॉर्प्स बग नामी एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बग टाइप था, और उसे देखकर काइजर कहने लगा, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अब चलो खुद को स्ट्रॉन्ग और अमीर बनाने का सफर शुरू करते हैं। जब ई क्लास डंजन में फाइट शुरू होती है तो काइजर उस बग मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा था और पता नहीं कि वो कितने बग मॉन्स्टर को मार चुका है। मगर हाँ, इस फाइट के बीच में वो मानता है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है, मगर मॉन्स्टर पर जो इंसाइक्लोपीडिया उसने पढ़ी है तो आज इस फाइट में वो उसका भरपूर फायदा उठा सकता है, क्योंकि हर एक मॉन्स्टर की वीक स्पॉट के बारे में उसे पता है जो कि उसने इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ी है। वो अपनी मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके जब हाइपर बीम उस पर छोड़ता है तो लग जाने के बाद वो मॉन्स्टर भी काउंटर में अपने फैंग्स को फेंकता है, जिसको काइजर डॉज तो कर लेता है लेकिन उसके कपड़े फट जाते हैं। अपनी जान से ज्यादा काइजर को अपने कपड़ों की पड़ी होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे जो थे। अस भाई अस, हमें भी कपड़ों की ज्यादा फिक्र होती है। अपने करंट स्टेट पर एक नजर डालकर काइजर को ये तो समझ में आ चुका था कि वो इस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पर चीट करने के अलावा और चारा उसके पास बचता नहीं, और चीट से मतलब वो एम्परर्स के ब्लड लाइन को एक्टिव करता है। वो भी मॉन्स्टर एम्परर की बात कर रहा हूँ, मतलब के गॉडजिला की, जिससे उसके हाथ गॉडजिला के हाथों में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो एम्पावरमेंट उसके पास थी वो 15 से 21 तक चली जाती है। मॉन्स्टर भी दंग रह जाता है जब उसने देखा कि अब ये इंसान तो है लेकिन ताकत इसके साथ मॉन्स्टर्स की है, तो वो टूट पड़े उससे पहले ही काइजर उस पर टूट पड़ता है और शेविंग करने के बाद वो उससे चकनाचूर कर देता है, वो भी कुछ सेकेंड्स में। डीमन एम्परर ब्लड लाइन्स की स्किल को एक्टिव करने के बाद उसकी बॉडी बहुत हीट अप हो जाती है जैसे कि कोई इंजन, क्योंकि जब वो डीएक्टिवेट करता है तो उसकी बॉडी से स्टीम निकलने लगता है। और डीमन एम्परर्स ब्लड लाइन को एक्टिव करने के बाद जो उसकी एम्पावरमेंट भी थी तो वो भी परमानेंटली इंक्रीज हो जाती है। ये छोड़ो, इन सब से ज्यादा काइजर को उस दुकान वालों पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जो वेपन उसने इक्विपन की मदद से बहुत महंगे में से चीप में लिया था, तो जितना वो बढ़ा चढ़ाकर अपने प्रोडक्ट को बता रहा था तो वो उतना ही घटिया निकला, क्योंकि सिर्फ इस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के बाद जो 2,50,000 का ये वेपन था तो वो सेकंड्स भी नहीं टिक पाया, और यही चीज उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो ठान लेता है कि जब वो वापस जाएगा तो इस पर बैड रिव्यूज जरूर ही देगा, मगर खैर छोड़ो, वेपन से ज्यादा अब उसे इस बात की टेंशन हो रही थी कि उसे भूख लगी है। वो लगभग सारे पैसे अपने वेपन्स पर तो लगा चुका था, लेकिन खाने के लिए वो अपने साथ कुछ भी नहीं लाया और उसे बहुत ज्यादा शदीद भूख भी लग रही थी। इस बीच कुछ स्वादिष्ट खुशबू उसके नाक से गुजरती है। वो आसपास चेकआउट करने लगा तो वो खुशबू वो इस बग मॉन्स्टर के कोर से आ रही थी। ये बात हमारे काइजर को बहुत ज्यादा हैरान करता है। बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से वो उस क्रिस्टल को खा लेता है, और जो ही वो खाता है तो वो कंपैटिबिलिटी जो कि इनहैंस सीरम्स को लेने के बाद न बढ़ने के बराबर बढ़ रही थी, तो वो 7 से 7.3 तक चली जाती है, जो कि देखकर काइजर बड़ा ही खुश हुआ, क्योंकि जो सीरम जो कि उसको 0.5 या फिर 1% बढ़ाने में मदद कर रहे थे, तो ये क्रिस्टल खाना ये उसको बहुत ज्यादा आसान और फ्री लगा। वो खुद को कोसता है कि आखिर उसको ये पहले क्यों नहीं पता चला। अब जबकि उसने इतना सारा पैसा लगा लिया है तो वो वेस्ट ही दिख रहा था, मगर खैर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को मोटिवेशन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, और गोकू की तरह अपने माथे पर उसी तरह ही जेस्चर रखे वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपैंड करता है, और नेक्स्ट आफ्टरनून में जो उसकी कंपैटिबिलिटी थी तो वो 9% हो गई थी, और ओवरऑल जो कि उसकी फिजिक थी तो उसकी पावर 15.8 तक चली गई है। वो अपने साथ बाकी भी क्रिस्टल्स लेकर आया है जिसको वो खा भी सकता था, लेकिन उसने अपने एंड को दोबारा टच करा, यानी कि ये क्रिस्टल भी अब उसके कुछ काम नहीं, क्योंकि ये भी उसको इवॉल्व करने में मदद नहीं कर रहे जिस तरह के वो सिरम्स थे। लेकिन ये उसकी लॉस नहीं है, क्योंकि इन क्रिस्टल्स को वो पैसों में कन्वर्ट कर सकता है। वो बहुत सारे क्रिस्टल्स बेचने के लिए आया था, जो कि वो शॉपकीपर भी देखकर हैरान रह गए, क्योंकि एक हाई स्कूलर इतने सारे मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है। मगर काइजर तो गवर्नमेंट्स के रूल बताने लगा कि हर एक अवेकनर का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी लूट का 30% गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करेगा, और उसके बदले अच्छा खासा उसे कंपनसेट करा जाएगा। ये कहकर अब टोटल 9 दिन रह चुके थे, वो भी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और एकदम से हमारा सीन शिफ्ट होता है एक दूसरे डंजन पर जाता है जो कि 4D लेवल का था, यानी कि ई क्लास से थोड़ा
थोड़ा सा आगे वहाँ पर एक पार्टी पहले से ही आई हुई थी, जिनका एक बंदा कम था क्योंकि उसको पिछली रेड में कुछ इंजरीज लग चुकी थी, लेकिन उनका भी वो बंदोबस्त कर चुके हैं क्योंकि एक दूसरा बंदा उसके बदले उसको ज्वाइन करेंगे। जब कैप्टन लिन ने उस बंदे को इंट्रोड्यूस करवाया, वो भी अपने टीम के सामने, तो वो और कोई नहीं, वो काइजर था। वो अपना लेवल 9 बताता है और अपना नाम पुनीत सुपरस्टार बताता है। ये सब का सब काइजर ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए करा है ताकि किसी को ये पता ना चले कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो एक ऐसे बंदे का नाम इस्तेमाल कर रहा है जो कि जिंदगी में बस गवार और नालियों में वीडियोस बनाता रहता है, मगर वो दिल का अच्छा भी है। नाम को देखकर कैप्टन भी कहने लगे कि ये तो सुना सुना सा लगता है, क्या तुझे कॉपीराइट क्लेम नहीं लगेगा क्या? तो काइजर मतलब के पुनीत सुपरस्टार कहता है, अरे आपको इससे क्या मसला है, बस आपको रेड में जाना है ना, तो चलो चलते हैं। कैप्टन को भी बात में दम लगता है क्योंकि यही तो वो करने के लिए आए हैं। वो कोई पर्सनल इन्वेस्टिगेटर नहीं। और सारे रूल्स और रेगुलेशन को समझाने के बाद वो काइजर से कहता है कि तुम्हारी फर्स्ट रेड है तो हमारे पीछे ही रहना। और बाद में वो 4D क्लास के डंजन में इंटर कर लेते हैं जो कि रेगिस्तान था। मगर कैप्टन से मालूम होता है कि पिछली मर्तबा जब उन्होंने रेड करा था तो वो जंगल से भरा हुआ था, मगर अब ये एक रेगिस्तान है तो ये बदलता रहता है। आते ही उनके गाड़ी का पीछा कुछ मॉन्स्टर्स कर रहे थे, जिनको एक बंदा जिसका नाम हुड होता है वो अपने एक ही वार से उन तीनों को मतलब के चारों को ठिकाने लगा देता है। ये देखकर काइजर भी बड़ा इम्प्रेस हुआ और बाद में गाड़ी से उतरने के बाद काइजर ने पीछे से पूछा कि वो गाड़ी से क्यों उतर गए, तो कैप्टन बोले कि गाड़ी के शोर की वजह से जमीन के अंदर जितनी भी मॉन्स्टर्स हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट होकर यहाँ से भाग जाते हैं, इस वजह से तो उनको गाड़ी से उतरना पड़ा। और बाद में अपनी टीम से वो अब्दुल के बॉम्ब को निकालने का कहते हैं और अगेन वो पुनीत सुपरस्टार से पीछे रहने का कहते हैं। इस बॉम्ब में दरअसल मॉन्स्टर की सेंट होती है, जिससे जमीन में रहने वाले मॉन्स्टर्स को ये लगता है कि कोई दूसरा मॉन्स्टर उनकी टेरिटरी पर कब्जा जमाने के लिए आया है। तो ठीक उस मॉन्स्टर की सेंट की वजह से एक अर्थ टाइप मॉन्स्टर निकल आता है जो कि टियर 2 का ड्रैगन था। कि तभी फाइट के शुरू होने से पहले हमें एक दूसरे कैरेक्टर के साथ मिलाया जाता है जो कि दरअसल हमारे काइजर की गाड़ी के पीछे ही आ रहा था और बिल्कुल ठीक वही जगह पर पहुंच आता है जहां हुड्स के वेपन्स पड़े हुए थे उन मॉन्स्टर को हराने के बाद, जो कि उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे। ये साला टकलू जॉनी सिंस से कम नहीं है और पागलपंती तो ये तब करता है जब उन मॉन्स्टर्स के लगे हुए खून को ये चाट लेता है। कैप्टन लिन और उसकी टीम अभी तक उस अर्थ ड्रैगन के साथ लड़ रही थी। कुछ ही पलों में कैप्टन लिन उस अर्थ ड्रैगन का सिर ही काट डालते हैं। कैप्टन लिन और उसकी टीम को लगा कि वो अर्थ ड्रैगन को हरा चुके हैं, लेकिन वो उनकी गलतफहमी थी क्योंकि बिना सर के भी वो ड्रैगन कैप्टन पर हमला कर देते हैं। अटैक कैप्टन के बहुत करीब था और उसके जो टीममेट्स थे तो वो बहुत ज्यादा दूर। ऐसा लग रहा था कि कैप्टन का बचना नामुमकिन है, लेकिन बिजली की रफ्तार से हमारा काइजर आकर वहाँ अपने जलवे दिखाते हुए एक लंबी छलांग मारता है और दोबारा से हाइपर बीम की मदद से वो उस ड्रैगन को जमीन में धंसा देता है। अब जाकर वो ड्रैगन नहीं उठेगा। कैप्टन और उसकी टीम वाले ये देखकर कि अभी अभी ये इसका फर्स्ट रेड है, लेकिन इसके पंच में इतनी पावर, कैप्टन तो उसे अपना एक कंपेनियन समझ लेते हैं कि उसकी जान बचाने के बदले वो कभी भी उससे फेवर मांग सकता है। और एक लड़की और एक लड़का वो तो बस काइजर की वाहवाही करते जा रहे थे। बाद में जब उन्होंने उस अर्थ ड्रैगन का क्रिस्टल निकाला तो पता चला कि वो एक एग प्लांट के शेप का था और देखने से ही मालूम पड़ता है कि वो बहुत ज्यादा महंगा होने वाला है। जब वो लोग उसे स्टोर करने वाले थे तो पीछे से हुड आकर कैप्टन लिन को पीछे से खंजर मारते हैं। जब कैप्टन ने खुद को छुड़ाया और पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो हुड अकेला नहीं था क्योंकि वो जॉनी वो उसके साथ ही था। वो कैप्टन लिन के सवाल का जवाब देता हुआ, मुझे देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि हुड क्या करने की कोशिश कर रहा है? हमें एक टीम मेंबर से पता चलता है कि ये टकलू ये एक लुटेरा है जो कि यहाँ पर आकर लोगों के इक्विपमेंट्स और जितने भी क्रिस्टल्स उन्होंने ड्रैगन्स को मारकर ऑब्टेन करे हैं तो वो उसको ले लेता है। डिपेंड नहीं करता कि वो एक ड्रैगन का ही क्रिस्टल होना चाहिए, वो हर एक टाइप के मॉन्स्टर के क्रिस्टल को लेने के लिए आता है। तो इस सिनेरियो को देखने के बाद कैप्टन लिन बोले कि उनकी लोकेशंस के बारे में सिर्फ उनको ही पता था, तो आखिर उसको कैसे पता चला कि वो लोग यहाँ पर होंगे? तो काइजर जो कि यहाँ पर पुनीत सुपरस्टार के नाम से है, वो समझ चुका था कि जो डैगर उसने फेंके थे तो वो लोकेशन को एक्सपोज करने के लिए उसने फेंका था। इसी वजह से तो उस डैगर को हुड ने वहाँ पर रहने दिया। हुड कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा चालाक हो बच्चे, मगर ज्यादा चालाकी नहीं करना क्योंकि चालाक बंदा सबसे पहले ही मरता है, अगर तुमने सुना हो। तो काइजर कहने लगा कि चालाक बोलने के लिए शुक्रिया, वरना तो स्कूल में कोई भी उसको चालाक समझता नहीं, तो थैंक यू। हुड से रहा नहीं गया, वो भी उसके एरोगेंस को देख
फेंकने के बाद तो डैगर से वो काइजर पर हमला कर देता है और अपनी 2 उंगलियों की मदद से वो उसके डैगर को रोक कर कहने लगा, अकड़ यहाँ पर मुझ में नहीं बल्कि तुम में है, तुम्हें पता भी नहीं और तुम मुझे धमकियों पे धमकियाँ देते जा रहे हो, वो भी जस्ट एक बच्चा समझकर। वैसे भी मुझे तुम्हारी इन हरकतों से ज्यादा तुम्हारी आवाज से नफरत है, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे इस मुंह को ही तोड़ूंगा। टकलू काइजर की हिम्मत की दाद देता है क्योंकि जो हुड है वो कोई आम बंदा नहीं जिसको वो इतना कम आंक रहा है। हुड मल्टीपल्स अटैक करता है, वो भी अपने डैगर की मदद से, जिसको काइजर आता हुआ देख जोर से दहाड़ता है और एक शील्ड बन जाती है और वो डैगर चकनाचूर हो जाते हैं। मगर हुड सामने से गायब होकर उसके पीछे आ गया और वो बस अटैक करने ही वाला था, मगर अपने मैग्नेटिक फील्ड की मदद से वो उसको भी सेंस कर लेता है कि वो ठीक उसके ऊपर है। हुड का अटैक जो कि माउंटेन स्प्लिटर था को काइजर बिल्कुल दोबारा से गोकू की तरह जेस्चर देकर वो अपनी एक न्यू स्किल हुड पर ट्राई करना चाहता है। वो अपनी उंगलियों से एक बीम छोड़ता है जिससे हुड के वो आर पार चली जाती है। कैप्टन लिन और उसके जो टीममेट्स हैं वो काइजर के फाइटिंग पैटर्न को देखकर दंग रह गए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और सिर्फ एक अटैक के साथ हुड को इस तरह जमीन पर गिरता हुआ देखकर जॉनी कहने लगा, लगता है कि तुम आसान शिकार नहीं होने वाले हो और तुम्हारी हिम्मत और दम की दाद देता हूँ कि तुमने मुझे अपनी पावर को यूज करने पर मजबूर करा, मगर अब ये बोलो कि तुम किस क्लैन से हो। काइजर कुछ भी ना छुपाते हुए, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जब भी कोई चाइनीज मानवा होता है उसमें हीरो अपनी पावर को छुपाता नहीं। अगर कोरियन की बात की जाए तो साला पता नहीं तब तक छुपाते हैं जब तक खुद किसी को पता ना चल जाए और बस लोगों को हैरान करना चाहते हैं। व्हाट द फक, कि मैं गॉडजिला के क्लैन से हूँ और मुझे उनकी ही ब्लेसिंग्स मिली है। मगर मजाल के टकलू को डर लग रहा था। वो कहने लगा कि चाहे तुम में पावर कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस ही मैटर करता है, जो कि मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। वो अपनी बीस्ट ब्लड लाइन को जैसे ही एक्टिव करता है तो उसका शरीर बहुत ही बड़ा हो जाता है और इनके पास बेयर टाइप मॉन्स्टर की पावर होती है और जो ही वो अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड वो अपने पीक शेकर अटैक की मदद से काइजर पर टूट पड़ता है। तो काउंटर में उसके पैर को टारगेट करके काइजर कहने लगा कि इतनी बड़ी बॉडी को टारगेट करना मेरे लिए आसान हो गया। टकलू गिर जाता है लेकिन फिर भी वो अपने अटैक को ऑलमोस्ट लैंड कर चुका था, मगर काइजर उसके अटैक को डॉज करके उसका मजाक उड़ाने लगता है और जो ही वो लैंड करता है तो दोबारा से टकलू उसको एक हल की तरह स्मैश देने वाला था, वो भी उसको बीच में कुचल कर। मगर इस अटैक को भी काइजर बड़े ही आराम से डॉज कर लेता है, एकदम से गायब हो जाता है और ठीक उसके पीछे आकर वो कहने लगा, लगता है तुम मुझे लेकर काफी ज्यादा सीरियस थे, लेकिन खैर अब मेरी बारी है। जो ही काइजर ने अपनी बात को करा तो उसके बाद वो अपनी सेकंड टेक्निक, जिसको वो माउंटेन क्रशर फिस्ट कहता है, तो वो अपनी गॉडजिला की पावर को अपनी फिस्ट में स्टोर करके बहुत सारे पंचेस टकलू को सीधा दे मारता है। हर एक पंच ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के आर पार हो जाएगा और आखिर में जॉनी को इस तरह जमीन पे पड़ा हुआ देख कैप्टन लिन और बाकी जितने भी टीममेट्स थे तो वो दंग रह गए। मगर मजाल के जॉनी का प्राइड उसे हार मानने के लिए मजबूर करे, क्योंकि वो अब भी इस तरह बेचारी स्टेट में भी होकर काइजर को धमकी दे रहा था, जो कि सुन दोबारा से काइजर कहता है, लगता है तुम्हारा मुंह अब तक बंद नहीं हुआ। खैर मैं सोचूंगा कि जब तुम्हारा मुंह ही नहीं होगा तो तुम बात कैसे कर पाओगे। ये कहकर वो उसके मुंह को ही तोड़ देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले एक टूर्नामेंट वो लोग हेल्ड करते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स एक दूसरे से लड़ेंगे और लास्ट में जो बचेगा तो वही इस टूर्नामेंट का विजेता होगा। और एक ट्विस्ट भी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, जो भी इस टूर्नामेंट का कमेंटेटर है तो वो जैक है भैया। वैसे ये जैक नहीं, लेकिन ये जैक की तरह मिलता जुलता है। मुझे तो लगता है कि 95% तो जैक की तरह ही है, बस एक अच्छी ड्राइंग में फुल HD। हाँ, तो तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। अच्छा, तो ऑलरेडी टूर्नामेंट शुरू भी हो चुका था। अरीना 1 से लेकर अरीना 6 तक सब स्लॉट बुक हो चुके थे, लेकिन अरीना 6 में जो ओपोनेंट था तो वो गायब था और वो ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि काइजर ही है। वो अभी तक नहीं आया है, जो कि देख जैक कहने लगा कि अगर वो थोड़ा और लेट हो जाता है तो जैसे कि टूर्नामेंट्स के रूल है, तो जो नहीं आया तो वो हार जाएगा और जो यहाँ पर मौजूद है वो जीत जाएगा। अब ये लड़की काइजर की ओपोनेंट है। अब पता नहीं ये कौन
कौन है लेकिन बहुत ज्यादा हॉट है, लेकिन इसके ये जो एटीट्यूड है ना, ये बिल्कुल भी नहीं पसंद मेरे को। खुद को बस मर्दों से सुपीरियर समझना। अब ये नहीं कहना चाहता कि मैं एक मिसोजिनिस्टिक हूँ, फिर भी ऐसे तो नहीं होता ना बाबू भैया। क्राउड में जितने भी लोग थे तो वो उल्टा सीधा बोलने लगे। टाइम खत्म होने वाला था कि तभी सब लोग ऊपर से एक ऑरा को फील करने लगते हैं। वो ऑरा और किसी की नहीं बल्कि काइजर की थी, जो कि रॉकेट की तरह आकर नीचे लैंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो लोग क्राउड से उसे देख रहे थे तो सब लोग क्यूरियस हो जाते हैं, आखिर इस बंदे के पास कौन सी ऐसी पावर है जिससे ये उड़ पा रहा है। काइजर लैंड करता है तो एक किक के साथ सामने ओपोनेंट को, अरे भैया आराम से लड़की है, वो नॉकआउट कर देता है और कहने लगा अब एक डिश वॉशर मुझसे जीतेगा। क्या है भाइयों, थोड़ा सा वेट कर लेते। बूम ये तो मुझसे भी बड़ा मिसोजिनिस्टिक निकला और वो लड़की गई भाइयों गई। लेकिन घंटा काइजर को फर्क पड़ता है, वो कहता है भाड़ में जाए तू। सरप्राइज की बात कि सारे लोग काइजर के नारे लगाने लगे हैं एक लड़की को लात मारकर। यहाँ असलियत में लड़की को लात मारो भाई जेल हो जाएगी तुम्हें। अच्छा तो काइजर के स्टैट्स पर चलते हैं। कॉम्पैटिबिलिटी जो है वो अब 20% हो गई है। वाओ भाई। ओवरऑल जो उसकी फिटनेस है तो वो 226 है। ज्यादा स्टैट्स होने की वजह से जितनी भी लड़ाई है वो लड़ता है तो एक एक किक के साथ उन सबको हरा डालता है। और क्राउड में जितने भी लोग हैं तो वो अब वन पंच मैन की बजाय काइजर को वन किक मैन बुलाते हैं। सारे लोगों की नजर काइजर पर ही होती है क्योंकि वो अपने ओपोनेंट को टाइम भी नहीं देता और एक किक के साथ फिनिश। इसी तरह वो फाइनल्स में सेलेक्ट हो जाता है। जब रेस्टिंग का टाइम आता है तो अपनी जगह पर पहुंचने से पहले ही लोग उसे घेर लेते हैं। एक लड़की उसे स्नैपचैट पर खुद को ऐड करने के लिए कहती है तो बाकी लोग उससे इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, और काम के लोग वो उससे ये पूछने आते हैं कि क्या वो उनके कॉलेज को ज्वाइन करेगा जब ये टूर्नामेंट खत्म हो जाए। आखिर में उससे पूछ ही लेते हैं कि तुम्हारी फेवरेट यूनिवर्सिटी कौन सी है जहाँ उसके जाने का प्लान है। तो हमारा काइजर कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन मेरी जो ड्रीम्स है तो वो तुम लोगों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि मैं बेइजिंग की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। ये सुनने के बाद जितने भी लोग उसे घेरे हुए थे तो वो चले जाते हैं, ना कि सिर्फ इस वजह से कि उसने अपना माइंडसेट बना लिया है, बल्कि इस रीजन से कि वो कुछ ज्यादा ही लंबी लंबी फेंक रहा है। उसने फाइट्स क्या जीत ली, उसे लगने लगा कि बेइजिंग की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिल जाएगा। फिर भी ऑफर उन लोगों ने पूरी तरह से एक्सपायर्ड नहीं की। अगर वो आना चाहता है तो आ सकता है जब उसका माइंड बदल जाए। मगर काइजर इन लोगों को भी उनकी औकात याद दिलाएगा जब वो बेइजिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगा। और अब उसने ठान लिया है कि इस टूर्नामेंट को जीतना है और फर्स्ट प्राइज तो लेकर ही जाना है। साइड से इंस्पेक्शन वाले लोग आते हैं, वो भी ये चेक करने के लिए कि कहीं ये चीटिंग तो नहीं कर रहा। तो ये देखकर कि इसके स्टैट्स अब से ही इतने ज्यादा हैं और फिलहाल अभी इसको हाफ मंथ हुआ है तो आखिर ये कैसे मुमकिन है। तो वो दोबारा अपनी आंखों की चमक से उन लोगों को मैनिपुलेट करके कहने लगा कि उसके फादर के मर जाने से पहले उसने ये कहा था कि अगर खुद को स्ट्रॉन्ग अवेकनर बनाना है तो तुम्हें इंसान नहीं होना होगा, तुम्हें एक राक्षस बनना होगा। इस वजह से मेरे जेनेटिक्स अनलॉक हो गए। ये पहला केस था जिनमें जेनेटिक लॉक्स की वजह से स्टैट्स इतनी जल्दी बढ़ गए और ये झूठ है भाई। मगर उसकी मैनिपुलेशन काम कर जाती है और वो अपने एल्डर्स को ये खबर देने के लिए भाग निकलते हैं, वो भी काइजर को अकेला छोड़कर। रेस्टिंग रूम में आने के बाद वो अपने फोन पर देखता है कि इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग यानी कि पेरेंट्स ही लाइव आए हैं और अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। अगर उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं है और यही चीज उसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उदास कर रही थी, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आखिर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उसे चीयर अप करे। जब सीन मुड़ा तो एक पर्सन है और वो और कोई नहीं बल्कि उसका अपना टीचर ही है, और ये उसका होम रूम टीचर है भाइयों। यार बिग W फॉर दिस टीचर। सच में इस तरह के टीचर हर एक कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी में होने चाहिए। अब टॉप 4 में आने के लिए उसकी ये लास्ट फाइट होने वाली है और ये बंदा भी बहुत ज्यादा तगड़ा है और ये भी बीस्ट ब्लड लाइन को एक्टिव कर सकता है। मगर जब उसे ये पता चला कि काइजर को डर ही नहीं लग रहा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। अपनी ब्लड लाइन को वो जैसे ही एक्टिव करता है तो सीधा काइजर पर टूट पड़ता है, वो भी ये कहकर कि अब तक तुम सिर्फ लकी ही थे, अब तुम्हारा अंत यही पर ही होगा। मगर उसके ब्लड लाइन वाले अटैक को ही अपने नॉर्मल हाथ से ही रोककर वो बंदा जब ये देखता है तो दंग रह जाता है और उसका हाथ मरोड़ कर जब वो उसे घुटने पर ला देता है तो उसको एक शोल्डर पर कराटे चॉप मारता है। वो चॉप तो नहीं था लेकिन वो जमीन में धंस जाता है और गया भैया इसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। इस बंदे को हराने के बाद वो गुस्से से सारे लोगों के सामने और देखकर ये कहने लगा, क्या कहीं भी कोई अच्छा एग्जामिनर नहीं है क्या उसे एक अच्छी सी टक्कर दे सके। और मानो ये कहकर वो इस पूरे टूर्नामेंट का हीरो बन जाता है। सब लोगों को लगता है कि इस साल का टूर्नामेंट
काइजर ही जीतेगा और काइजर के नारे लग जाते हैं। अपनी दमदार सी स्पीच देने के बाद, जो कि स्पीच नहीं एक धमकी थी, तो बहुत सारे लोग उससे इंस्पायर्ड हो गए। वो काइजर को एक रोल मॉडल की तरह देखने लगे और पूरा का पूरा जो स्टेडियम था तो उसमें काइजर के नाम के नारे लग रहे थे, जो कि देखकर लियो, जो कि क्लास का टॉपर है और काइजर के क्लास में ही है, तो उसको अब लगने लगा कि काइजर अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा था। वो एक्साइटेड हो जाता है काइजर से लड़ने के लिए और वो उम्मीद करता है कि फाइनल्स में सिर्फ वही दोनों आमने सामने हो। मगर इन सबसे ज्यादा सरप्राइज की बात ये थी कि बीजिंग यूनिवर्सिटी में लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था और पता चला कि वो काइजर पर डिटेल पाना चाहते हैं और वो भगदड़ करते हैं। जब अरीना काइजर के इम्पैक्ट की वजह से टूट गया तो दूसरे अरीना में हम देखते हैं कि एक शाओलिंग नामी लड़की, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है, वन पीस की नामी की तरह है, लेकिन कुछ कमी है भैया। आपको पता है कि क्या कमी है? वो स्टोरी की हीरोइन के साथ लड़ रही थी और स्टोरी की हीरोइन का नाम तो आपको पता है ना, रेबेका है। रेबेका भी कम नहीं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर शाओलिन ज्यादा ही अच्छी लग रही है। सीटी बजी और शाओलिन ने रेबेका पर हमला कर दिया। रेबेका विदाउट अपनी बीस्ट पावर की मदद के बजाय और सिर्फ रॉ मार्शल आर्ट्स की मदद से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करती है। वो हवा को मैनिपुलेट कर सकती है, तो इम्पैक्ट उसी पर ही डाल दिया। क्योंकि देख, शाओलिन को बड़ा ही गुस्सा आया कि वो इस फाइट को सीरियसली नहीं ले रही और वो अपनी बीस्ट पावर को इस्तेमाल नहीं कर रही, तो दोबारा काउंटर भी उसका बेकार जाता है। क्योंकि अगेन वो हवा को मैनिपुलेट कर सकती है, तो उसका हाथ बीच में वो रोक देती है। वो घबरा गई क्योंकि न सिर्फ हाथ उसका जकड़ लिया गया है, बल्कि वो उससे बाहर भी नहीं निकाल पा रही। मगर डर हाथ निकालने का नहीं, बल्कि सामने था। जब वो ऊपर देखती है तो रेबेका का पंच उसको बस लगने ही वाला था। जैक कहता है कि चलो अब ये फाइट शायद से खत्म होने वाली है कि तभी शाओलिन अपनी ब्लड लाइन को एक्टिव करती है और यहाँ पर इसकी ब्लड लाइन टाइगर की है और ये टाइगर फॉर्म में कुछ ज्यादा ही नॉइस लग रही है। ब्लड लाइन को एक्टिव करने के बाद उसे मौका मिला कि वो खुद को छुड़ा पाई और वो पीछे आ गई। और बताता चलूं कि ये ब्लड लाइन रॉयल ब्लड लाइन है। शाओलिन इंसिस्ट करती है कि रेबेका भी अपनी ब्लड लाइन को एक्टिव कर दे, लेकिन वो कहती है कि ये काफी है। तो शाओलिन भड़क गई और बिना सोचे समझे वो अगेन रेबेका पर अटैक कर देती है। शाओलिन के अटैक भारी थे, लेकिन वो हवा को मैनिपुलेट करती है भाई, तो वो खुद के पास शाओलिन को करीब ही नहीं आने देती। और एक अटैक शाओलिन का बेकार ही जाता है। और आखिर में जब शाओलिन को मौका मिला और वो अटैक करती है, तो उसके टक्कर में सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके रेबेका भी उसके अटैक पर अटैक करती है, जिससे अरीना में फायर का बवंडर बन जाता है। गर्मी बढ़ रही थी, न सिर्फ ऑडियंस की बल्कि इस टूर्नामेंट की भी। और जैसे ही धुआं हट गया तो शाओलिन ही थी जो कि नजर आ रही थी। लग रहा था कि शाओलिन जीत गई, लेकिन शाओलिन कुछ सेकंड्स के लिए खड़ी हुई और बाकी अनकॉन्शियस, क्योंकि असल विनर रेबेका है, ना कि शाओलिन है। मगर खैर, ये फाइट बहुत ज्यादा अच्छी थी। हालांकि मेरी वाइफू हार गई, रेबेका की माँ की आंख। और अब दोबारा से टॉप 2 में आने के लिए काइजर की दोबारा फाइट होने वाली है। इस बारी ओपोनेंट उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है। उसके लिए उसे एक टिकट उठाना होगा। टिकट उठाकर पता चला कि वो ए नंबर का है और ए नंबर का अपोनेंट जियान होता है। वो काफी पोलाइट था और जियान कहता है, मैं तुम्हें ही टूर्नामेंट में देख रहा था और अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे साथ लड़ने का मौका मुझे मिल रहा है। मगर खैर, उन दोनों के मैच में अभी टाइम रहता है, क्योंकि स्क्रीन पर उस बंदे की फाइट हो रही है और उस बंदे का मतलब और कोई नहीं बल्कि लियो ही था। उसने अपने ओपोनेंट को डोमिनेट कर दिया है। और ये देखकर काइजर जियान से कहने लगा कि उसे क्या लगता है कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या जियान लियो को हरा सकता है। तो जियान कहता है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इस टूर्नामेंट का स्टार ये लियो नहीं बल्कि तुम हो। और वो ये ऑनेस्टली कह रहा है, क्योंकि तुमसे शायद लियो भी लड़ना चाहता था, लेकिन उसे शायद से तब मौका मिलेगा जब मैं तुमसे हार जाऊं, जो कि मैं कभी होने भी नहीं दूंगा। और ये कहकर उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाते हैं, क्योंकि वो काइजर को एक वोल्केनो की तरह डिस्क्राइब करता है। वो कभी भी फट सकता है, उसमें इतनी पावर है। चलो, अब जबकि फाइट खत्म हो चुकी है तो जियान कहता है कि अब हम दोनों की बारी है, तो तुम शायद से लड़ने के लिए तैयार होगे। और अब ये टॉप 8 एडवांसमेंट टूर्नामेंट का मैच 2 होने वाला है, जियान वर्सेस काइजर। ये कौन जीतेगा ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा। माफ करना, लेंथ बहुत छोटी है क्योंकि मैं ज्यादा भाव नहीं खाना चाहता। मैंने सीधा पॉइंट की बात करी है, जो कि स्टोरी को समझाने में तुम लोगों की मदद करेगी। और ये टोटल 6 चैप्टर्स है, इसके आगे के चैप्टर्स नहीं आए। बस मैंने इसको इसलिए एक्सप्लेन करना चाहा क्योंकि बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ और ये अभी अभी निकला है और काफी दमदार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई AI वाला इसे उठाकर बस इसे एक्सप्लेन करते, जो कि ढंग का होता भी नहीं है। चलो, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जो कि जब इसके चैप्टर रिलीज होंगे तो तब तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा। और कम्युनिटी में बताना कि नेक्स्ट पार्ट कौन सी सीरीज पर चाहिए, मैं कम्युनिटी लगा रहा हूँ। ओके,
वोट कर देना। चैप्टर की स्टार्टिंग ही गर्म होती है क्योंकि कमेंटेटर बता रहे थे कि जियान और काइजर के पंचेस एकदम बराबर हैं। अब तक के क्राउड के लोग जो कि काइजर को वन पंच मैन कहते हैं और वन किक मैन भी, तो वो एक किक के साथ न ही एक पंच के साथ जियान को रोक पा रहा था ताकि वो इस फाइट को जीत ले। बैटल के बीच में जियान काइजर के टैक्टिक को समझ जाता है कि ये रेडिएशन का इस्तेमाल करता है जिससे उसकी नाक से खून निकलता है। रेडिएशन मतलब जैसे कि अपने एनर्जी को एक वायरस के तौर पर दूसरे बॉडी में, मतलब कि अपने अपोनेंट के बॉडी में ट्रांसफर करना होता है, जो कि बिल्कुल एक वायरस की तरह काम करता है, जो कि उसके नाक से खून निकलने का रीजन था। मगर जियान इतना बेवकूफ नहीं है, वो तुरंत ही समझ गया था, इसलिए उसने अपनी बॉडी के आर पार बैरियर लगाया हुआ था, जो कि देख काइजर बड़ा ही इम्प्रेस हुआ और वो कहता है कि जियान वाकई में इस टूर्नामेंट में बहुत ही अमेजिंग और टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट है, इसके साथ लड़ने में बड़ा ही मजा आने वाला है। तभी हमने देखा कि जियान को भी रेबेका की तरह मार्शल आर्ट्स आती है क्योंकि उसकी फैमिली भी एक एलीट क्लास की फैमिली होती है जिनमें उनके डिसेंडेंट को फैमिली मार्शल आर्ट सिखाए जाते हैं और यही वो इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें सबसे पहला अटैक वो शेप विल फिस्ट को करता है और उसके साथ वो डियर पीक को कंबाइन करके एक डेडली अटैक करता है कि इतना तेज था कि काइजर देख ही नहीं पाता और वो उसके पेट पर सीधा जाकर लगता है, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकलने लगा। और कमेंटेटर कहते हैं कि इस बारी काइजर की फाइट का पहला पंच काइजर खुद नहीं बल्कि ओपोनेंट से खा रहा है। मगर जियान रुकता नहीं, वो अब अपने दूसरे अटैक जिसका नाम बियर क्रैश होता है उससे काइजर को टैकल करता है, लेकिन काइजर इसको किस्मत से ब्लॉक कर लेता है और अब वो उसके टैक्टिक को समझ गया कि इसकी मार्शल आर्ट्स कैसे काम करती है। जियान जो कि अपनी एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर करके उसे हार्ड बनाता है, तो दूसरे मार्शल आर्टिस्ट जिनके साथ अब तक वो लड़ चुका है तो वो नूबी थे क्योंकि वो आफ्टर इफेक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करते थे, जिसमें उनको बड़ा ही रिस्क उठाना पड़ता था। वो भी काइजर को पहले पंच देना और उस पर पंच सिर्फ लैंड करना, जो कि वो कर ही नहीं पाए। मगर जियान भी बेवकूफ नहीं होता, वो समझ जाता है कि काइजर ये जान चुका है कि उसके अटैक इतने भारी कैसे हैं, तो वो अपने पहले अटैक का इस्तेमाल करके जो कि शेप विल फिस्ट था उससे काइजर को जगड़ लेता है और कहता है कि न सिर्फ मैं अपने एनर्जी को अपनी बॉडी को हार्ड करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, बल्कि मुझे बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं जिनको जब तक तुम समझोगे तो तब तक तुम इस फाइट को हार चुके होगे। ये कहते हुए वो काइजर को पीछे फेंक देता है और अब अपनी न्यू स्किल जिसका नाम टाइगर पाउंस होता है, तो उससे वो मिड एयर में ही काइजर को एक जोरदार पंच देता है और अपना आखिरी अटैक जो कि ईगल डिवाइन होता है उसकी मदद से वो दोबारा से मिड एयर में उसको एक स्पीयर देता है और जमीन में उसे गाड़ देता है। उस अटैक पर जियान को इतना ज्यादा गर्व था कि वो हंसने लगा और कहता है कि वो एक लाजवाब फाइटर है और उसके साथ लड़कर उसकी वो विश पूरी हो गई है। मगर दुख उसे सिर्फ इस बात का हो रहा है कि लियो उससे लड़ नहीं पाएगा और उसने काइजर से बहुत एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से डिसअपॉइंटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसमें ग्रो करने की इच्छा है। इस वजह से वो आगे जाकर एक महान फाइटर बन सकता है। कि इसी बीच हमें कमेंटेटर के थ्रू पता चलता है कि मेडिकल टीम स्टेज तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब जो वन पंच मैन और वन किक मैन था वो भी इस टूर्नामेंट का चहेता स्टार वो जियान के थ्रू हार चुका है। मगर खैर उसने अपने लिए नाम तो बना लिया है क्योंकि बहुत सारे लोग अब उसके फैन बन चुके हैं। इसी बीच जियान के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उस धुएं के पीछे वो इतनी इनॉर्मस ऑरा को फील कर पा रहा था कि उसकी पैंट गीली हो जाती है। मगर वो बता नहीं पा रहा था कि आखिर ये कौन से मॉन्स्टर की ऑरा है, क्योंकि उसकी मार्शल आर्ट्स में वो हर एक जानवर मौजूद है जिसका इंसान नाम लेगा तो वो उसको आता होगा। मगर आखिर ये कौन सी ऑरा थी, यही उसको कंफ्यूज कर रही थी। और उसकी लाइटनिंग से जो स्मोक पर्पल दिखाई दे रही थी, तो जब काइजर निकलता है तो वो कहता है कि जियान तुम वाकई में एक बहुत ही मेरे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट निकले, मगर ये कम था, वो भी मेरी मॉन्स्ट्रोसिटी को रोकने के लिए। तुम वो पहले बंदे हो जिसके साथ फाइट करने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अब जाकर मैं फील कर पा रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट कैसे होता है। कमेंटेटर लोगों को चीख चीख कर बता रहा था कि पहले में उसे लगा कि ये टूर्नामेंट इतना स्पेशल नहीं निकलेगा, लेकिन अब उनको क्या पता था कि यहाँ पर एक जीनियस मौजूद है जो कि मैजिकल बीस्ट एम्बॉडीमेंट को भी अचीव कर चुका है। और यही बात देखकर यहाँ धड़ धड़ कांपने लगता है क्योंकि उसे पता है कि अब उनकी स्ट्रेंथ में उसे गैप दिखाई दे रहा है। और ऊपर से जो उसकी मॉन्स्ट्रस ऑरा है वो ये भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा कि आखिर वो किस बीस्ट की है, क्योंकि उसकी मार्शल आर्ट्स में वो हर एक जानवर मौजूद है और उनके फाइटिंग पैटर्न जो कि उसे सिखाया गया है। कमेंटेटर सब लोगों को कहते हैं कि अब एक न्यूक्लियर रेडिएशन को रोकने के लिए उन्होंने एक बैरियर बिछा दिया है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो भी ऑडियंस के लिए, क्योंकि रेडिएशन लेवल अननोन है और वो सारी रेडिएशन काइजर के बॉडी से निकल रही है। ऑडियंस में जितने भी लोग बैठे हुए थे तो वो कहते हैं कि आखिर ये कौन से मिथिकल बीस्ट की ऑरा होगी। और एज एक्सपेक्टेड जो कि काइजर ने एक्सपेक्ट किया था कि इस मॉन्स्टर को ये लोग नहीं जानते। और अब जियान का वो शील्ड भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी नाक से अब तेजी से खून दोबारा से निकलने लगा। मगर आखिरी दम तक वो लड़ने का ठान लेता है और अपनी ब्लड लाइन
डिवाइन अवेकनिंग जो कि गोल्डन स्टार एप डीमन होता है वो एक्टिवेट करता है। और अगेन फोम विल फिस्ट और स्नेक स्ट्राइक जो कि 2 अटैक को कंबाइन करने के बाद एक ब्रूटल अटैक बनाता है, तो उससे वो काइजर पर हमला कर देता है। सेम काइजर भी उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसके अटैक के पीछे कोई मार्शल आर्ट्स नहीं थी, वो बस प्योर स्ट्रेंथ थी। और उस प्योर स्ट्रेंथ की वजह से हम देखते हैं जियान का हाथ एकदम से चकनाचूर हो जाता है। वो कहता है कि अगर वो शील्ड को एक्टिवेट नहीं करता तो उसका हाथ पूरी तरह से उखड़ जाता। और अब वो यही सोचने लगा कि आखिर इस मॉन्स्टर को वो कैसे रोकेगा। काइजर की ब्लड लाइन के बाद जियान एक रिस्पेक्टफुल अपोनेंट की तरह इस बात को एक्सेप्ट कर चुका था कि अगर अब वो इसके पंचेस को ब्लॉक भी करता है तो इसको डैमेज होना ही है। वो बहुत हद तक डिस्ट्रैक्ट हो चुका था क्योंकि अब उसकी पावर काइजर की पावर को सरपास नहीं कर सकती। और फिर वही हुआ कि पहला अटैक काइजर ने करा और वो उस पर लातादात पंचेस लैंड करना शुरू कर देता है, जिसको अगर अब वो ब्लॉक भी करता है तो उसको डैमेज पहुंचना ही है। तो अपनी स्नेक फिस्ट का इस्तेमाल करके वो उसके हाथ को पकड़कर उसके पीछे आ जाता है और अपना ट्रम्प कार्ड जिसमें वो हाथी जितनी पावर का इस्तेमाल करके जब ये अटैक लैंड करता है तो उसका भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि काइजर ऐसे खड़ा होता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और अब उसकी बारी है। जब अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उसने पंच लैंड करना चाहा तो जियान अपने मैच को फॉरफिट करता है कि वो आगे और लड़ नहीं पाएगा। वो अपना सर झुकाकर कहता है कि तुम जीत गए, मैं सरेंडर करता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा काइजर को डिसअपॉइंट कर देता है क्योंकि उसे लगा कि कोई उसकी फुल स्ट्रेंथ के साथ कीप अप कर पा रहा है, लेकिन ये तो पहले ही हार मान रहा है। लेकिन खैर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता, मगर फिर भी ये उसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी कि उसको अपनी फुल स्ट्रेंथ को होल्ड बैक करना पड़ता है। वो अपनी बीस्ट विल की एम्बॉडीमेंट को जब ये एक्टिवेट करता है तो पूरी ऑडियंस उसके नारे लगाना शुरू कर देती है। और ऑनलाइन पर इस पूरी फाइट की मीम्स बन रहे थे कि जियान पहले में देखने में ऐसा लग रहा था कि वो जीतेगा, लेकिन ये तो शेर की खाल में एक बिल्ली निकली। जियान जिस स्कूल से था तो उसका प्रिंसिपल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो एक एक करके काइजर के स्कूल वालों से हार रहा है, पहले लियो और अब ये सो कॉल्ड काइजर जिसने जियान तक को हरा दिया है। जब प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या वो इस फाइट को लाइटली ले रहा था, क्या इस वजह से वो हार गया, तो वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि एक रियलिटी चेक देता हूँ, अगर मैं उस पंच को खाता तो आज मैं तुम्हारे कंधे पर इस तरह हाथ नहीं रख पाता। होपफुली प्रिंसिपल आप मेरी बात को समझ गए होंगे। उसकी सीरियसनेस को देखकर प्रिंसिपल भी समझ गया कि आज काइजर ने बिना जाने एक स्टूडेंट की जान को बख्श दिया है। और अब लास्ट के 4 स्पॉट में एक तो नोबडी होता है जिसका कुछ नाम ही नहीं है, और बाकी अपने स्कूल के ही 3 मेंबर। स्कूल प्रिंसिपल जो कि अब तक काइजर को जानते नहीं थे, वो काइजर को अपना फेवरेट स्टूडेंट बुलाते हैं कि ये तो उसका फेवरेट स्टूडेंट रह चुका है। और W फॉर द टीचर जो कि अब तक मैच देख रहा था और वो काइजर के नारे लगा रहा था। और अब उसकी लास्ट फाइट रेबेका के साथ होने वाली है। सब लोग इंटरनेट पर यही कहते जा रहे थे कि ये तो ब्यूटी वर्सेस बीस्ट है, ब्यूटी एंड द बीस्ट नहीं बल्कि ब्यूटी वर्सेस बीस्ट। ये फाइट एकदम अनप्रेडिक्टेबल थी क्योंकि ऑडियंस को लगता था कि दोनों एक लेवल के हैं, क्योंकि फाइट शुरू होने के बाद ही लग पता जाएगा। सेमीफाइनल्स का पहला मैच शुरू होता है। रेफरी दोनों सेम स्कूल के स्टूडेंट को देखकर कहते हैं कि हिस्ट्री में पहली मर्तबा हो रहा है कि एक स्कूल से 2 बंदे आपस में लड़ेंगे। और जो ही रेफरी ने मैच को स्टार्ट करा तो काइजर दोबारा से अपनी बॉडी से स्टीम छोड़ता है और फिर अगेन उसी तरह ही होता है जो कि जियान के साथ हुआ था। रेबेका भी उस धुएं के पीछे बहुत ही मॉन्स्टरस ऑरा को फील कर पा रही थी। तो क्या ये अब दोबारा से अपनी बीस्ट विल की एम्बॉडीमेंट को उसने एक्टिव करा है या फिर कोई अलग ही फॉर्म, ये तो इसके न्यू चैप्टर में ही पता चलेगा। लेकिन फिक्र नॉट, इस एपिसोड को डालकर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि मैंने अपनी मास्टरपीस वाली सीरीज और बाकी जितनी भी है तो उनको छोड़ दिया है। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ जब एक्शन भरा होता है तो मैं उनको भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन उनमें एक्शन आने तक बहुत टाइम होता है और जब वो मैं डालता हूँ तो अच्छा परफॉर्म नहीं करती और वीडियो शॉर्ट होने की वजह से चैनल के एल लग जाते हैं। काइजर का अपनी स्टीम को छोड़ने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था। वो रेबेका को ब्लाइंड करना चाहता है क्योंकि उस टूर्नामेंट में जितने भी लोग बैठे थे तो उनको रेबेका और काइजर के बॉडीज नजर नहीं आ रही थी क्योंकि स्टीम की वजह से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। बल्कि काइजर ने तो स्टीम इसलिए छोड़ी क्योंकि वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना चाहता है, वो भी रेबेका के खिलाफ। क्योंकि रेबेका की जो मार्शल आर्ट्स पावर है तो चाहे काइजर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो उसे टच ही नहीं कर सकता तो उसकी फुल पावर का इस्तेमाल करना ही बेकार है। ये कहकर वो उस पर टूट पड़ा। स्मोक से निकलते वक्त वो अपनी माउंटेन अरेस्टिंग फिस्ट का इस्तेमाल करता है को ब्लॉक करने के लिए रेबेका एकदम रेडी थी, मगर सरप्राइजिंगली उसकी ये अरेस्टिंग फिस्ट जस्ट एक डिकोय था क्योंकि वो पंच नहीं देना चाहता था बल्कि वो उसे अपनी पूंछ से मारना चाहता था, जो कि सक्सेसफुली लैंड भी हो जाता है। न कि सिर्फ रेबेका बल्कि जितने भी लोग इस फाइट को ऑनलाइन और क्राउड से देख रहे थे वो काइजर को एक चीटर बुलाते हैं क्योंकि उसने पहले ये शो करा कि वो पंच देने वाला है, लेकिन इसके पीछे उसकी एक चाल थी
के रेबेका के रिदम को खराब करना था, मगर कुछ लोग इसे टैक्टिक समझते हैं क्योंकि प्यार और जंग में सब कुछ जायज हो जाता है। जब वो खुद को मोमेंटम में ला रही थी तो काइजर उसे मौका नहीं देता और अगेन उस पर टूट पड़ता है और रेबेका के रिदम होने की वजह से वो उसके अटैक को बस ब्लॉक ही करती जा रही थी। हालांकि उसकी मार्शल आर्ट उसके अटैक को ज्यादातर डोज करने में मदद करती है, लेकिन यहाँ तो उसका पूरा रिदम ही खराब हो गया है। आखिरी एक झपट्टा मारने से पहले ही रेबेका उससे खुद को दूर करती है, मगर इतनी आसानी से भी काइजर उसे खुद से दूर जाने नहीं दे सकता क्योंकि वो अपने गॉडजिला हाथ की मदद से एक स्लैश फेंकता है जिसमें मार्शल आर्ट्स एनर्जी होती है और अगेन इस अटैक को रेबेका डॉज कर लेती है, वो भी काफी सेक्सी अंदाज में। मगर काइजर एक लीच की तरह उसके पीछे चिपका हुआ था क्योंकि उसका खून चूसने के लिए हर वक्त तैयार रहता है और अब की बार वो बहुत सारे अटैक्स रेबेका पर करता है जिसको रेबेका ब्लॉक ही करती जा रही थी। रेबेका के लिए यहाँ से निकलना मुश्किल नहीं था क्योंकि जो दो मार्शल आर्ट्स उसने इस्तेमाल करी हैं तो उसकी मदद से वो यहाँ से निकल सकती है, लेकिन काइजर उसे मौका ही नहीं दे रहा और अगर इसी तरह ही वो उसके पंचेस खाती रही तो वो स्टेज से गिर भी जाएगी। उसकी सीक्रेट दो मार्शल आर्ट्स के नाम, एक का नाम तो फ्लोटिंग शैडो होता है और दूसरे का नाम जेट फिंगर होता है। इन्हीं दो की वो बात कर रही थी, मगर अब उसके पास चारा नहीं बचता और वो अपने ब्लड लाइन को एक्टिव कर लेती है, मगर पूरी तरह से नहीं, जस्ट हाफ ब्लड लाइन। उसकी आंखें ये पर्पल है या फिर पिंक, आई डोंट नो, मगर उस रंग से चमकने लगती हैं। वो इस फॉर्म को अपना ट्रम्प कार्ड बुलाती है जिसमें उसके पीछे पंख उगाते हैं और वो उड़ भी सकती है क्योंकि उसका मिथिकल बीस्ट वो नेदर बर्ड है। और इस फॉर्म में रेबेका को लाने में किसी ने भी मजबूर नहीं करा, लेकिन ये वाहिद मतलब कि इकलौता प्लेयर है जिसने रेबेका को अपनी ब्लड लाइन एक्टिव करने पर मजबूर करा। अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने के बाद रेबेका काइजर को वार्निंग देती है कि वो इस फॉर्म में अपनी स्ट्रेंथ को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती, तो अब अगर आगे से काइजर को कुछ भी होता है तो उसके लिए वो माफी नहीं मांग सकती क्योंकि वो ऑलरेडी ही सब कुछ बता चुकी है। काइजर भी घबराहट के बजाय बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसने कहा कि ये तो मेरे लिए ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अगर मेरा ओपोनेंट ही अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर सकता तो इसका मतलब एक ऑल आउट बैटल होगी। अब तक उसने सोचा कि वो ऑल आउट लड़ेगा, लेकिन अकेले ऑल आउट पावर शो करने का मकसद ही क्या जब उसका ओपोनेंट ही पूरी तरह से लड़ नहीं पा रहा। ये कहकर वो पाता है कि रेबेका उसके पीछे आ चुकी थी, वो भी स्प्लिट सेकंड में ही। अपनी दूसरी मार्शल आर्ट स्किल जिसका नाम मिस्टीरियस रॉयल मार्शल आर्ट ह्यूमन जेट फिंगर नाम होता है, जो कि रेबेका के कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत पावरफुल है, उसके काउंटर में काइजर भी एटॉमिक ब्लास्ट फिस्ट को रेडी करता है जो कि उसका पावरफुल अटैक है। और इन दोनों के नाम से ही तुम लोगों को पता चल चुका है कि अब क्रिएट होने वाला है एक शॉक वेव। ही दोनों के फिस्ट टकराते हैं तो बहुत ज्यादा शॉक वेव क्रिएट हो जाते हैं। पावर तो भर भर के निकल रही थी और क्राउड में जितने भी लोग होते हैं तो इस पावर की वजह से वो लोग अपनी आंखों तक नहीं खोल पा रहे थे। और ये सिर्फ एक दो चार नहीं थे बल्कि पूरा क्राउड ही था। यहाँ तक कि रेबेका जो कि अपने ब्लड लाइन मोड में आ चुकी है, चलो इसको आसान करके बीस्ट मोड कह देते हैं, उसमें आने के बाद वो तक अपनी आंखों को नहीं खोल पा रही थी। मगर जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि बहुत सारी न्यूक्लियर पावर काइजर के बॉडी से निकल रही थी और काइजर का मुंह मतलब कि पूरी बॉडी हाफ गॉडजिला बन चुकी थी। जैसे कि आप इस पैनल से देख सकते हो कि इसका पूरा मुंह ही गॉडजिला के मुंह में कन्वर्ट हो गया। काइजर अपनी गॉडजिला फॉर्म में आने के बाद अपनी पावर को अंदर ही अंदर स्टोर करता जा रहा था। उसकी कमर पर भी माना स्पाइन बन चुकी थी जिससे वो न्यूक्लियर पावर धीरे धीरे करके काइजर के मुंह में आ रही थी। इसको जैक कमेंटेटर करके बताता है कि अब थोड़ी देर में काइजर फटने वाला है, यानी कि अपने मुंह से वो सारी पावर निकाल देगा। लेकिन क्या रेबेका उसको रोक पाएगी? तो जो ही उसकी बात खत्म हुई तो काइजर की एटॉमिक बीम सीधा जाकर रेबेका को लगती है, मगर उसके पंखों की वजह से जब वो डिफ्लेक्ट हुई मतलब कि काइजर की पावर तो वो क्राउड को जाकर लगने वाली थी। इसी बीच एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है और इसका नाम मेयर कैनी है। वो कहने लगा कि आंखें खोल कर देखो, फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि आन सिटी का चैंपियन पैदा होने वाला है। इस पार्ट को मिस मत कर देना। अब चैंपियन से उनका मतलब क्या था, वो रेबेका थी या फिर काइजर, तो फाइट के खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। मगर उस एटॉमिक बीम की वजह से आप रेबेका की हालत को देख सकते हो कि वो कितनी ज्यादा घायल हो चुकी है। भाई कपड़े फाड़ दिए उसके। इतनी पैथेटिक स्टेट में खुद को पाकर रेबेका के अतीत में हम जाकर देखते हैं कि उसके एंसेस्टर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैमिली उसके सिर पर डाल रही थी, वो भी उसके बचपन से ही लेकर। उसकी मदर जिन्होंने रेबेका को खुद ट्रेन किया है, तो वो फ्यूचर में रेबेका को सक्सेसफुल
देखना चाहती है, न कि सिर्फ सक्सेसफुल बल्कि इस पूरी फैमिली को इसके मकाम तक पहुंचाने में रेबेका ही सिर्फ अब मदद कर सकती है। तो वो किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट रेबेका से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहती और यही चीज रेबेका को ट्रॉमा दे रहा था। वो कहती है कि अगर एक पावरफुल अपोनेंट तुम्हारे सामने हो और तुम उसे हरा नहीं पा रहे हो तो ये उसको एक बहाना दे सकता है कि आज जो उसकी हालत हो रही है, अपने फ्लॉस को छुपाने के लिए वो काइजर पर विदाउट इंटेंशंस इस मैच को जीतने के वार करती है, क्योंकि वो चाहती है कि काइजर अब उसको जल्द से जल्द हरा डाले, क्योंकि यही उसके फ्लो को हाइड करने में मदद करेगा। यानी कि उसकी मदर फिर बाद में टोक नहीं पाएगी, क्योंकि वो लॉजिकली जवाब देकर कि जो उसका अपोनेंट था तो उसकी मैजिकल बीस्ट की पावर वो उससे कहीं गुना ज्यादा थी, इस वजह से वो हार गई। मगर वार करने के बाद काइजर अपनी जगह से हिलता भी नहीं, वो एक इंच भी नहीं हिलता। जिसका जब रेबेका ने पूछा तो काइजर गुस्से में उससे कहता है कि अब तुम मुझे अगर अनफेयरली फाइट करोगी तो ये मत समझ लेना कि मैं इस टाइटल को, जो कि इस चैंपियन का टाइटल है, इसको तुम्हारी सिंपैथी से जीतूंगा। अब मुझसे लड़ो, क्योंकि तुम में बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर बची है और एडिशनली इस अटैक में तुम्हारी फाइटिंग की स्पिरिट बिल्कुल भी ऐड नहीं थी। ये कहता वो रेबेका को एक जोर का घूसा देता है जिससे वो जमीन में धंस जाती है, मगर वो रुकता नहीं। वो बार बार लगातार उसको बहुत सारे पंचेस दे देता है। ब्रो एक्चुअली बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी, चाहे उसके सामने मर्द हो औरत, काइजर के लिए सब कुछ बराबर है, इसलिए तो वो इसका कीमा बना रहा है। कि उसको बाद में ये वाली बातें नहीं सुननी कि रेबेका असल में उससे ठीक तरह से लड़ी नहीं थी, इस वजह से वो जीत गया। अगर उसको जीतना है तो फेयरली हराओ, और अगर उससे जीतना है तो फेयर एंड स्क्वायर अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो चेहरे पर भी पंच करता जा रहा था, जिसके कारण वो अपना टेम्पर खो गई और अब अपनी बॉडी से वो बहुत सारी पावर को रिलीज कर रही थी, वो भी ये कहकर कि कमीने लड़कियों को चेहरे पर कौन मारता है। तो काइजर कहने लगा कि अगर वो सीरियस जगह पर हिट ना करता तो रेबेका इतनी सीरियस ना होती। और अब इतना ज्यादा ऑरा जो निकल रहा था, तो अब हमें पता चला कि मैजिकल बीस्ट की ट्रू फॉर्म में रेबेका ट्रांसफॉर्म हुई है, यानी कि इसके बाद उसका और कोई रूप नहीं। और अपनी मैजिकल बीस्ट ट्रू फॉर्म में आने के बाद रेबेका काइजर से कहती है कि मेरे क्लासमेट होने की वजह से मैं तुम्हें ये मौका देती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी ट्रू फॉर्म की मदद से फेयरली और स्क्वायरली तुम्हें हराऊंगी, जो कि तुम्हारी विश है। और भाई खुद बताना ये फॉर्म इसका सेक्सी है या नहीं। भाई वैसे मुझे अभी भी शाओलिन पसंद है, लेकिन रेबेका का ट्रू फॉर्म भी किसी से कम नहीं, काफी ज्यादा प्यारी दिख रही है। तो हम अपने न्यू पार्ट में देखते हैं कि काइजर और रेबेका के बीच में फाइट हो रही थी, जिसमें काइजर रेबेका की धुलाई कर रहा था। हालांकि वो एक लड़की है, मगर फिर भी ब्रो एक्चुअली बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी। ये टूर्नामेंट था जिसमें काइजर को खुद भी जीतना था, तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। और हमने आज तक देखा है कि रेबेका ने किसी से भी फाइट करते वक्त अपनी ब्लड लाइन को एक्टिव नहीं करा, मगर काइजर एक ऐसा अपोनेंट है जिसने उसे इस ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने पर मजबूर कर दिया। और उसकी बीस्ट फॉर्म को देखने के बाद काइजर कहता है तुम्हारा ये बीस्ट फॉर्म ये देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मगर चलो अब इसकी ताकत को परखते हैं कि क्या ये उतना स्ट्रॉन्ग होगा भी या नहीं। मगर काइजर खुद भी होल्ड बैक नहीं करता और वो भी अपने बीस्ट लाइन में आ जाता है, जो कि है गॉडजिला की पावर। और अपनी रेडिएशन वाली स्किल का इस्तेमाल करके, जो कि इंसान के बॉडी को अंदर से ही खाता है, बिल्कुल एक टॉक्सिक गैस की तरह इस्तेमाल होता है, तो उसी का ही यूज करके वो रेबेका पर टूट पड़ता है। रेबेका भी उसको आते हुए देख लेती है। हालांकि वो अपने बीस्ट फॉर्म में है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी बहुत घबराहट हो रही थी, और वो भी काउंटर में अपनी अल्टीमेट स्किल उस पर फेंकती है, जो कि एक बवंडर होता है। और इतने बड़े बवंडर को देखने के बाद भी काइजर को डर नहीं लग रहा था। वो उस बवंडर को चीरने के लिए अपनी अटैक की मदद ले रहा था और सीधा उस पर टूट पड़ता है। जब दोनों के अटैक्स आपस में कोलाइड करते हैं तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद दोनों के विजन्स ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच रेबेका अपनी साइड स्किल, जो कि एक साउंड वेव को वो क्रिएट करती है, वो भी चिल्लाते वक्त, तो वो उसका काइजर पर अटैक करती है। लेकिन काइजर उसको आते हुए देख लेता है और उसके इस शॉक वेव को वो अपने एक पंच से ही रोक देता है। मगर रेबेका की ये साइड स्किल ये काइजर को पीछे धकेलने पर मजबूर कर देती है। और वो कहने लगा कि मैंने जस्ट सुना था कि तुम्हारा क्लैन चिल्लाने की मदद से एक इस तरह का साउंड वेव क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आज मैं अपने आंखों के सामने देखकर घबराया भी हुआ हूँ, लेकिन ये देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि मेरे अगेंस्ट तुमने इस शॉक वेव को इस्तेमाल करा। इसलिए वो भी एनर्जी ब्लास्ट को करने के लिए माना को कलेक्ट करता है, जो कि देखकर रेबेका समझ जाती है कि ये पिछली बार की तरह दोबारा वही बीम अटैक करेगा। वो कहने लगी कि एक अटैक बार बार करना ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस अटैक में मैंने तुम्हें देखा कि तुम अपने डिफेंस पर ध्यान नहीं देते। और अगर मेरी ब्लड लाइन की बात की जाए और मेरी फैमिली की बात की जाए तो हमारी टॉप प्रायोरिटी यही होती है कि डिफेंस पर ज्यादा फोकस करना है। मगर आज तुमसे लड़ने के लिए मैं फुल हेड ऑन अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगी। हालांकि हमारी फैमिली की मार्शल आर्ट्स यही सिखाती है कि तुमको ज्यादा से ज्यादा डिफेंस पर फोकस करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ तुमसे हेड ऑन फाइट करना चाहती हूँ। जो ही रेबेका की बात खत्म हुई तो काइजर ने उस पर बीम छोड़ दिया और
उसके अगेंस्ट में रेबेका भी अपनी ब्लड लाइन की एबिलिटी को एक्टिव करके एक नेदरवर्ल्ड ब्लड थ्रोन्स की अटैक करती है। सामने से काइजर की एनर्जी ब्लास्ट आ रही थी और उसके काउंटर में रेबेका के ये अटैक। इसको जैक, जो कि हमारा कमेंटेटर है, वो एक्सप्लेन करके बता रहा था कि एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, तो मैं यही चाहूंगा कि क्राउड में जितने भी लोग बैठे हुए हैं तो वो अपना ध्यान रखें। मगर जो टाउन का मेयर है, जिसका नाम केनी था, वो अपनी दोबारा से टेक्निक का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े सी दीवारें बना देता है, जिसका नाम डिवाइन लेवन वॉल होता है। मगर रेबेका और काइजर के अटैक का इतना इम्पैक्ट था कि मैं आप लोगों को क्या बोलूं। मगर मेयर केनी की इस एबिलिटी की वजह से वो अटैक थोड़ा हद तक कम हो गया था और मेयर केनी इन दोनों बच्चों की फाइट को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस फील करते हैं कि उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस टूर्नामेंट में इस तरह के बच्चे उनको देखने को मिलेंगे जो कि इस तरह लड़ने के काबिल हैं। वो एक टॉप नॉच हंटर बन सकते हैं अगर उनकी यही ताकत और भी आगे बढ़े। इनकी एज ही क्या है, लेकिन इनके पावर लेवल को देखो, ऐसा लगता है कि इनकी ये पूरी जिंदगी ही फाइटिंग में गुजरी हो। मगर मेयर केनी कहते हैं कि अब पता चलेगा कि दोनों में से कौन जीता है, क्योंकि ये अटैक, ये इस फाइट की रिजल्ट को देखने वाला था और हमें दिखाने भी वाला था कि इस टूर्नामेंट का विजेता कौन होगा। इन दोनों में से जो भी जीतेगा तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट फाइट को जीत सकता है। तो हाँ भाइयों, हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट काइजर इस फाइट को जीत जाता है। उसके अटैक का जवाब देकर रेबेका ने काउंटर तो दे दिया था, लेकिन फिर भी काइजर का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, यहाँ तक कि उसके कपड़े दोबारा से फट जाते हैं। और मुझे पता है कि तुम लोग भी इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होगे। अब रेबेका में बिल्कुल भी पावर नहीं बची कि वो इस फाइट को आगे शुरू करे, मगर काइजर के उस मोटिवेशनल स्पीच की वजह से कि उसमें फाइटिंग की क्षमता है, तो वो हार क्यों मान रही है। तो अब भी उसे हार नहीं मानना था और वो कह रही थी कि मुझे लड़ना होगा, मुझे हारना नहीं है, मैं अभी भी फाइट कर सकती हूँ। तो उसे देख उसके सामने काइजर आ जाता है, वो भी बिल्कुल एक गॉडजिला की तरह एंट्री मार के, वो भी धुएं से निकलकर। रेबेका काइजर को इस तरह सही सलामत देखकर अपने मन ही मन कहने लगी कि अटैक सिर्फ इसने नहीं करा था, बल्कि मैंने भी करा था, लेकिन इसको देखो और मुझे, मैं कितनी पैथेटिक स्टेट में हूँ, और इसको देखो, ऐसा लग रहा है जैसे इसको वो छू कर भी नहीं गया। मगर हमारा काइजर, उसके यहाँ पर आने का मकसद यही था कि इस अटैक के बाद उसकी बॉडी में काफी ज्यादा रेडिएशन है जो कि उसको मार भी सकती है और फ्यूचर में उसको बहुत ज्यादा नुकसान भी दे सकती है। तो रेबेका, जो कि लड़की है और लड़कियां काफी ज्यादा नाजुक होती हैं, तो वो इस फाइट को हारने के बाद रो रही थी और वो कह रही थी कि अगर तुम्हें पता था कि तुम मुझे हरा दोगे तो तुमने मुझे आखिर फोर्स ही क्यों करा कि मैं तुमसे हेड ऑन इस तरह फाइट करूं। आखिर तुम चाहते क्या थे। तो काइजर, जो कि उसके सामने बैठ कर कहता है कि तुम में फाइटिंग की क्षमता थी, ऊपर से मुझे तुम्हारे साथ पहले से ही लड़ना था, क्लास में तुम काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो। अगर उन लोगों ने जो कि तुम्हें एडमायर करते हैं इस तरह इस स्टेट में देखने के बजाय वो ये देखते कि तुमने फाइट लड़े बिना ही हार मान ली है, तो तुम्हारी एडमिरेशन वहीं पर ही खत्म हो जाती। आज अगर तुम इस फाइट को हार भी चुकी हो तो तुम्हारे लिए एडमिरेशन और भी ज्यादा बढ़ चुकी है कि तुमने डट कर मेरा मुकाबला करा और मुझे फोर्स भी करा। और तुम्हारी इस बात का भी जवाब मैं दे दूं कि तुम कहती हो कि तुम्हें लड़ना नहीं था, तुम्हें हार माननी थी, तो क्या तुम्हें पता है कि इस फाइट के बीच में मैंने तुमसे फील करा कि तुम में जीतने की डिजायर है, तुम्हें मुझे हराना था। यही एक बहुत बड़ा सबूत है कि तुम वाकई में मुझसे लड़ना चाहती थी और मुझे हराना चाहती थी। काइजर की बात को सुनकर रेबेका भी एक पल के लिए सोचने लगती है और वो कहने लगी कि हाँ, ये जो बंदा बोल रहा है तो वो एकदम सच है। पहले में मुझे लगा कि मेरी मदर की वजह से मुझे बहुत ज्यादा डांट खाने को मिल सकती और मुझे नहीं हारना था, और मैंने शॉर्ट रास्ता चूज करना चाहा जो कि था हार मानना। मगर जब मेरे क्लासमेट काइजर ने मुझसे कहा कि तुम में फाइटिंग की क्षमता है, तो उसके बाद मैंने लड़ने का सोचा, न कि हारने का। हालांकि अगर मैं हारती भी तो मैं अपना बेस्ट देना चाहती थी, जो कि मैंने दी भी, तो इसलिए मैं रिग्रेट नहीं करूंगी, क्योंकि इसकी बात एकदम सच है। पता नहीं इसके साथ फाइट करते वक्त मुझे कुछ भी घुटन फील नहीं हो रही थी, जो कि मेरी मदर हमेशा मुझे उसको फील करने पर मजबूर कर रही थी। मगर अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और अब मैं क्या करूँ, ऊपर से इस रेडिएशन का क्या होगा। तो जैसे ही वो ये कहती है तो काइजर उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जिससे उसका मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो उसकी बॉडी से रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा था और निकाल भी रहा था, ताकि वो अपने नॉर्मल स्टेट में दोबारा वापस आ जाए। और अगर काइजर की बात की जाए तो वो कहता है कि तुम में फाइट करते वक्त काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फील होती है, तो इसको दूर करो और फिर देखना कि तुम कितना आगे ग्रो कर सकती हो। और मैं ये भी तुम्हें बता सकती हूँ कि आज तुम्हारे हारने की वजह यही थी कि वो एक डिस्ट्रैक्शन थी। अगर तुम डिस्ट्रैक्ट ना होती तो मुझे पता है कि तुम मुझे यहीं पर ही गाड़ देती। मगर रेबेका, जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो कहती है कि वाह भाई, ये रेडिएशंस को भी निकाल सकता है, मतलब कि जो ये अटैक करता है तो वो एक ऐसा अटैक होता है जिसको वो ये दोबारा ठीक भी कर सकता है। मगर एक कूल सी लाइन कहकर काइजर ये कहता है
देखो इस टूर्नामेंट में और इसके अलावा मैंने रियल लाइफ यानी कि इस टूर्नामेंट से बाहर जितने भी लोगों से फाइट करी है जो कि मुझे मारना चाहते थे, तो उन सबको कैलकुलेट करके मैं ये बता सकता हूँ कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी। अगर इस तरह मुझे दोबारा मौका मिला और तुम्हारे में कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं बची तो मैं तुमसे एक प्योर फाइट लड़ना चाहता हूँ। एक ऐसी प्योर फाइट जिसमें तुम्हें किसी टाइप की भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी और तुम मुझसे फुल बैटल ऑन लड़ सकती हो। उसकी इतनी धांसू स्पीच को सुनकर रेबेका टमाटर की तरह लाल हो जाती है। मतलब समझ गए हो ना, यहाँ पर वो पिघल रही है, मतलब के प्यारी समझ गई। और फिर अपने ऑरा की मदद से उस धुएं को साइड करके जैक जो कि हमारे इस मानवा में कमेंटेटर है, तो वो बड़ा चढ़ा कर कहता है कि इस फाइट का विजेता और कोई नहीं बल्कि हमारा काइजर ही है। तो राउंड ऑफ अप्लॉज वो भी इस फाइट के विनर के लिए। और जैसे उसने ये कहा तो बहुत सारे लोग चिल्लाने लगे, मतलब के वो पागल ही हो रहे थे भाई, इतना ज्यादा वो मोटिवेट थे। उनमें भी अब फाइट लड़ने की क्षमता आ गई थी। वो कहने लगे कि एक स्कूल में लड़ने वाला बच्चा कितना ज्यादा पावरफुल है, मुझे भी उसकी तरह लड़ना है। और ये जो उसकी फाइट थी तो काइजर कभी भी नहीं हारा और हर एक बंदे को पछाड़ के गया है। अच्छा, तो अब टूर्नामेंट की उस फाइट को जीतने के बाद जैसा कि मेयर केनी ने बोला था कि उस फाइट में जो भी जीतेगा तो वो ऑटोमेटिकली इस फाइट को जीत जाएगा। तो अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों, क्योंकि मेयर केनी ने ये पहले से ही एक्सपेक्ट किया हुआ था कि हमारी रेबेका और काइजर इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल है और लियो का अब हमारे काइजर के साथ एक पंगा होने वाला है। सारे लोग हैरान थे कि अब लियो काइजर के साथ कैसे लड़ेगा, क्योंकि अब तक इस टूर्नामेंट का हीरो रेबेका ही रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि ये कह रहे थे कि लियो के पास जो एबिलिटी है तो वो उसके अगेंस्ट काफी अच्छे से काम कर सकती है। और ये लोग किस एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये आपको खुद आगे पता चल जाएगा। इस टूर्नामेंट में काइजर को एक निकनेम दिया गया है जिसका नाम है डार्क हॉर्स, और लियो का भी एक निकनेम है जिसका नाम है एपेक्स। दोनों ने अब तक अपनी सारी फाइटों में से किसी एक को भी नहीं हारा और सब लोग बस फाइट के स्टार्ट होने का ही इंतजार कर रहे थे। टूर्नामेंट के फाइनल होने की वजह से यहाँ पर 69 मिलियन प्लस लोग इस लाइव को देख रहे थे, क्योंकि इसकी हाइप भी इतनी बन गई थी, वो भी काइजर की तरह एक ट्रम्प कार्ड की वजह से। लियो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्वॉर्ड बनाता है और उसको बनाते वक्त वो बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। और वो काइजर से कहता है कि अगर अब तुम्हारी इजाजत हो तो फाइट को शुरू किया जाए। तो उसे हंसते हुए देखकर हमारा काइजर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे लड़ने के लिए बेकरार था और सुना था जियान से कि तुम मुझसे लड़ना चाहते थे, तो मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा, ठीक है ना। ये कहकर लियो उस पर अपने पावर से हमला कर देता है जिसका नाम होता है 7 स्टार स्टेप्स। और बिल्कुल जोरो की रेफरेंस की तरह वो एक जगह पर खड़ा होकर काइजर हिलडुल नहीं रहा था। ब्रो वाज लाइक आई एम गोना रिक्रिएट जोरो, मगर वो सीधा हेड ऑन इस अटैक को लेने भी नहीं वाला था, क्योंकि वो एकदम से एटॉमिक एक्सप्लोजन फिस्ट का इस्तेमाल करता है। एटॉमिक एक्सप्लोसिव फिस्ट जो कि सीधा वो जब ग्राउंड को मारता है तो उससे उसका अटैक पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। जैसे देख लियो कहता है, अबे ओ तूने तो बोला था कि जोरो की रेफरेंस दे रहा है, ये तूने अपने जोरो की रेफरेंस थोड़े देर के लिए ही क्यों टिकाई, हट, तू तो उसका सही फैन ही नहीं निकला। अपने अटैक को इस तरह चकनाचूर होता हुआ देख और रेबेका के साथ काइजर की फाइट को देखकर लियो इस बात को खुद ब खुद अपने मन ही मन एक्सेप्ट करता है कि उसका डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो काइजर का अटैक हेड ऑन सह ले। अगर आसान अल्फाजों में बात की जाए तो अगर काइजर का अटैक उसे थोड़ा सा भी हिट करता है तो वो ऑन द स्पॉट मारा जाएगा, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। और यही देखकर लियो ये ठान लेता है कि अगर मैं तुमसे क्लोज रेंज में फाइट नहीं कर सकता तो मैं तुमसे डिस्टेंस क्रिएट करूंगा, जिससे तुमको बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है, तो एकदम तैयार रहना। ये कहता हुआ लियो भी अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है जो कि ड्रैगन की थी। अगर आप लोगों को याद हो, वो बर्फ पर खड़ा था और ड्रैगन उसके पीछे अपीयर हुआ था, और जो उसकी रेफरेंस है तो भाई बहुत ही ज्यादा कूल लग रही है। और अपनी इस ब्लड लाइन को वो आइस एम्परर ड्रैगन का नाम देता है। तो अपनी ब्लड लाइन के बाद उसके सारे अटैक बदल जाते हैं। अब तक वो क्लोज रेंज में फाइट कर रहा था, लेकिन अब वो लॉन्ग रेंज में फाइट कर रहा है। तो वो अपनी ब्लड लाइन एबिलिटी आइसी पल्स का इस्तेमाल करके उस पर बर्फ को फेंक देता है, जिसको देख कमेंट में जितने भी लोग थे तो वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसी एबिलिटी के बारे में वो चर्चा कर रहे थे कि एक दफा लॉन्ग रेंज में अगर लियो फाइट करने का ठान लेता है तो काइजर का जीतना नामुमकिन हो जाएगा। और आइसी पल्स की वजह से काइजर उसमें जम भी जाता है। लोगों को लगा कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, मतलब कि लॉन्ग रेंज में काइजर बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। और इस पूरे फील्ड को हमारे आइस एम्परर लियो ने जमा दिया है, तो वो कहाँ का फाइट लड़ेगा। मगर ये नहीं कि लियो को कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो कहता है कि इस अटैक के
बाद उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा माना ड्रेन हो गई है। अगर इस बैरियर को वो तोड़ के बाहर निकल आता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और जो ही उसने ये कहा तो उस बर्फ से काइजर अपने हीट की मदद से उसको पिघला रहा था, वो भी बाहर निकलने के लिए। बर्फ को तोड़ते हुए दोबारा से उसकी बीम लियो की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर वो हैरान था कि उसके बैरियर के अंदर ही उसने अटैक को तैयार करके रखा हुआ था और जैसे ही बर्फ पिघली और टूट गई, अब उसका अटैक मेरी तरफ आ रहा है। उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा और वो जल्दबाजी में अपने सामने एक शील्ड को लाकर खड़ा कर देता है और हेड ऑन उस शील्ड को वो बीम लग जाती है। और ये देखकर काइजर कहता है कि तुम्हारे इस आइस ड्रैगन की पावर मुझ पर काम तो कर रही है, लेकिन तुम एक बात भूल गए हो कि तुम्हें मेरे मॉन्स्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना तुम्हें ना इन क्राउड को किसी को भी मेरे ब्लड लाइन के बारे में नहीं पता। तो इट सीम्स कि तुम्हारे इस अटैक का काउंटर मैं काफी आराम से दे सकता हूँ और मुझे कोई दिक्कत भी फेस करनी नहीं पड़ेगी। ये कहते हुए लियो एक लंबी सी सांस लेकर कहता है कि तुम्हारे और मेरे स्ट्रेंथ के बीच में जो गैप है तो ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, मगर काइजर तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट हो। तुम्हारे साथ लड़कर मुझे काफी ज्यादा गर्व फील हो रहा है। मुझे मोटिवेशन मिलती है अगर मैं इस फाइट को हार भी जाता हूँ कि मेरे जितना इंसान, मतलब कि मेरी क्लास में पढ़ने वाला लड़का, वो इतना हद तक स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि वो मुझे भी पीछे पछाड़ सकता है, जो कि खुद पर बहुत ज्यादा गर्व करता था। मतलब कि मेरी बॉडी की ये लिमिट नहीं है, मैं तुम्हारी तरह और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। मैं तुमको अपना एक बेस्ट अटैक, जो कि मेरा फाइनल मूव होगा, उसी से ही तुम पर वार करूंगा। और जैसे ही वो करता है तो वो एक बहुत सी बड़ी आइस स्वॉर्ड बना लेता है। वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, जो कि देख मेयर केनी जो थे वो इस एबिलिटी के बारे में जानते थे और वो इनकी फैमिली की इस मार्शल आर्ट्स के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि वो तो है एक मेयर। तो उनको पता था कि ये एबिलिटी कितनी ज्यादा एडवांस है, लेकिन इस एज में भी वो इस्तेमाल कर पा रहा है और उसने मास्टर करा है। तो वो लियो से कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम भी स्ट्रॉन्ग हो। अपने एज के मुताबिक तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो कि मैं तुमसे कह सकता हूँ कि तुम मेरा भी मुकाबला कर सकते हो अगर तुम में माना खत्म होने की दिक्कत कम हो जाए तो। और अगले ही पल जैसे ही वो अपने अटैक को रेडी करता है तो वो काइजर पर फेंक देता है, जिसको काइजर अपनी उंगलियों से ही रोक देता है। भाई बस उसकी उंगलियों के बीच में एक खरोच लग जाता है और उससे खून निकलता है। बाकी वो काफी शाने अंदाज से कहता है कि भाई तुम्हारी ये तलवार तो मक्खन को काटने के लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसको तुम अपना अल्टीमेट अटैक कहते हो। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ अल्टीमेट अटैक दरअसल होता क्या है, और मैं तुम्हें भी एक वर्दी ओपोनेंट समझता हूँ, इस वजह से मैं भी अपना अल्टीमेट अटैक करूंगा। ये देखकर कि उसके अटैक का घंटा भी उसको फर्क नहीं पड़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी स्वॉर्ड के छितड़े उड़ गए थे, वो टुकड़े टुकड़े हो गई थी। और काइजर की बात को सुनकर लियो उससे कहता है कि चलो तुम्हारा उस सरप्राइज को सहने से पहले मुझे इतना बताओ कि मेरे जीतने के और सर्वाइवल चांसेस कितने हैं, बस मुझे यही जानना है। तो काइजर कहता है भाई सिम की तरह एक्ट मत करो, 0% चांस है तुम्हारे पास। इस दुनिया की कोई भी ताकत मेरे उस अटैक को रोक नहीं पाएगी, तुम्हारे छितड़े उड़ जाएंगे। उसकी वार्निंग को सुनकर लियो कहता है आई सरेंडर, मुझसे नहीं होगा वरना ये मुझे मार डालेगा। और जो ही उसने सरेंडर किया तो भाई ऑनलाइन इंटरनेट के सर्वर्स ड्रॉप हो जाते हैं। बस हमारे काइजर के ही नारे लग रहे थे कि काइजर काइजर, और भाई दिस वाज ऑसम। एक बंदा तो इसागी की तरह चिल्लाता है जैसे कि उसने गोल कर दिया, बाकी दो ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे कि अपना फोन ही निकल जाएंगे, इतना वो ज्यादा खुश हो रहे थे। हालांकि जीत काइजर की थी, लेकिन ये इतना ज्यादा मोटिवेट हो गए थे कि इनको भी लड़ना था। ये भी कह रहे थे कि हमें भी प्लेयर बनना है। और ऑनलाइन वर्ल्ड में काइजर एक सेलिब्रिटी की तरह था, सारी लड़कियां अब उसके पीछे पागल हो रही थी। अब तक जब वो उनको हैंडसम नहीं समझ रही थी, तो इस फाइट को जीतने के बाद एकदम जो उसका चार्म है ना, लाइक अट्रैक्टिवनेस का, वो बढ़ जाता है। यहाँ तक कि अपने शहर और अपने टाउन में उसके बैनर्स तक लग जाते हैं भाई, ऑनलाइन बैनर्स। और पूरा का पूरा स्टेडियम बस उसके ही नाम के नारे लगा रहा था। जैक ऑडियंस से कहता है कि आपका विजेता और आपके इस टूर्नामेंट का विजेता, आपने जो एक्सपेक्ट करा था तो वो आप लोगों के सामने ही है। फाइट बहुत जल्द ही खत्म हुई, लेकिन जो ये फाइट हमें एंथुसियास्टिक करके गई ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और मुझे लगता है कि मेरी तरह आप लोग भी फील कर रहे होगी। तो गाइस, आर यू रेडी ये देखने के लिए कि काइजर आगे और कितना बढ़ सकता है। अगर आप भी मेरी बात के साथ सहमत हो तो राउंड ऑफ अप्लॉज, वो भी हमारे इस टूर्नामेंट के विनर के लिए। अपनी तारीफ को सुनकर काइजर कहता है कि अब बस भी करो यार, शर्म आ रही है। और अब जैक उससे काफी ज्यादा सवालात करता है कि आगे उसका प्लान क्या होगा, वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएगा, आगे
कि उसे फ्यूचर में क्या करना है, क्या वो खुद को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है, अगर करेगा तो कैसे करेगा, कौन से डंजन में वो जाएगा और कौन से क्लैन यानी कि एक ग्रुप को ज्वाइन करेगा, मतलब कि हंटर एसोसिएशन की बात कर रहा है। तो अपनी बात को शुरू करने से पहले वो कहता है कि सबसे पहले मैं अपने टीचर को थैंक्स करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी स्पिरिट को देखा और मुझे स्कूल से छुट्टियां दिलाई, जिस वजह से मैंने खुद अपनी एबिलिटी के बारे में बहुत कुछ जाना। अगर वो मुझ पर भरोसा न करते तो आज मैं इस टूर्नामेंट को कभी भी ना जीतता। टीचर अपनी तारीफ को सुनकर टीवी को ही हक करने लगता है और उसकी नाक निकल रही होती है, भाई उसके आंसू निकल रहे होते हैं। और टीचर कहता है कि मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि तुम में इतनी ज्यादा पोटेंशियल होगी, तो आई एम सॉरी मेरे बेटे, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें आज से बाद अपना बेटा मान लूंगा। और अगला जो कि वो अपने टीचर्स के बारे में नहीं कहने वाला था, तो उसी पीछे उसके स्कूल के प्रिंसिपल भाई वो हाथ हिला रहे थे कि भाई इधर इधर मुझे मत भूल जाना। वो काइजर को लालच देकर के भाई $2 मिलियन मैं तुम्हें दूंगा, 2 मिलियन, बस मेरी तारीफ कर दे, प्रमोशन कर दे। और काइजर भी लालच में आकर कहता है कि हाँ सेकंड में अपने प्रिंसिपल को थैंक यू कहूंगा, क्योंकि वो हमें बहुत 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 ज्यादा मोटिवेट करते हैं। स्कूल में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो कि प्रिंसिपल को पसंद नहीं करेगा। और मैं ये आपसे कहूंगा कि अगर कभी भी स्कूल चेंज करने का प्लान हो तो हमारे स्कूल आ जाओ और मेरी तरह स्ट्रॉन्ग बन जाओ। और आखिर में मैं खुद को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने लाइफ में ऐसे मोड़ देखे जिसमें मैं हार भी सकता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आई एम सॉरी फॉर द पास्ट मी, बट आई एम थैंकफुल फॉर द फ्यूचर मी, क्योंकि इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी रखता है कि वो खुद को स्ट्रॉन्ग भी कर सकता है, वो भी इस हद तक कि वो एक टूर्नामेंट को जीत गया। जो ही उसकी स्पीच खत्म हुई तो सिस्टम उसको कांग्रेचुलेट करता है कि होस्ट ने नंबर 1 स्कॉलर स्टूडेंट का टाइटल जीत लिया है, यानी कि अपने स्कूल में सबसे नंबर 1 का टाइटल, जिस वजह से उनको रिवॉर्ड के तौर पर एक रैंडम टेम्पलेट की एबिलिटी दे ही जा रही है। जो कि देख काइजर कहता है कि अच्छा सिर्फ इस टूर्नामेंट का प्राइज नहीं बल्कि ये सिस्टम भी प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करता है अगर होस्ट अच्छा परफॉर्म करता है तो। मगर अब देखते हैं कि दुनियाई लोग मुझे कैसे प्राइज देंगे और ये मुझे कैसा प्राइज देगा।